इस बार कोई बता सकता है क्या? एनी पर्टिकुलर पर्सन? कितने प्रश्न पूछे गए थे? 1, 0, 2? हाँ जी, मेरे ख्याल से कोई भी प्रश्न एज सच नहीं पूछा गया था, राइट? मेरे ख्याल से तो कोई भी प्रश्न नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वो एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज, राइट? डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज, राइट? वो वाला क्वेश्चन कई लोगों को लगेगा कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक्चुअल में वो थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंट लिया हुआ ज्योग्राफिकल सेक्शन है, ठीक है? ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का एक इंटरमिक्स उसमें पूछा गया है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। बट मेक इट श्योर दैट यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द यूपीएससी। कभी भी आप यूपीएससी को ऐसा प्रेडिक्टेबल लाइंस पर मान करके मत चलिए। सेम यूपीएससी ने 2013 में 5 क्वेश्चंस, 2014 में 4, या मेरे ख्याल से अगर पार्शियली देखेंगे तो 4 to 5 क्वेश्चंस, 2015 में, है ना, मेरे ख्याल से 2 और 3 के बीच में, क्योंकि कुछ सोसाइटी वाले क्वेश्चंस भी इसमें से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आप ये समझिए कि हमें तैयार रहना पड़ेगा कितने क्वेश्चंस के लिए? हमें तैयार रहना पड़ेगा मिनिमम 0 या 1 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना? मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस, गॉट इट? लेकिन एक और बड़ी बात, आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा पिन पॉइंटेड प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, और यूपीएससी बहुत ही स्मार्टली क्या कर रहा है? यूपीएससी जो है बहुत ही स्मार्टली थोड़ा सा ओवरलैपिंग, थोड़ा सा एनक्रोचमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव बाउंड्रीज, यानी कि विषयों की सीमाओं का थोड़ा सा अतिक्रमण करते हुए प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिक्स कर रहा है, सोसाइटी हिस्ट्री को मिक्स कर रहा है कि नहीं? और इसी तरीके से इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ पाना या समझना जो है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे सोशल इश्यूज, राइट? सोशल इश्यूज, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटी, राइट? या फिर ग्लोबल जो कंटेम्पररी इश्यूज चल रहे हैं, इन सभी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज, ठीक है? हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज। तो अगर कभी भी ये लगे किसी को कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है। वास्तव में इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की शुरुआत ही वर्ल्ड हिस्ट्री से होती है, राइट? तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि यूरोप में क्या हो रहा था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन की नौबत आ गई, यूरोप में क्या हो रहा था जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यू, इक्वालिटी, राइट, रैशनलिज्म, ऐसे नए नए थॉट्स आने लगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि यूरोप में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये अचानक से साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लग गई, इन्वेंशंस होने लग गए, नए नए देश का पता लगने लग गया, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बेसिक क्या था, रूट कहाँ है, ओरिजिनल रीजन क्या है, ठीक है? और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए हमेशा रूट कॉज का पता करना और उसके इंपैक्ट का पता करना बहुत एसेंशियल होता है। यानी कि दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड द रूट कॉज, राइट? द रूट कॉज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंशियल सिग्निफिकेंस, ठीक है? यानी कि मूलभूत कारण क्या है, राइट? मूलभूत कारण क्या है और एवं इसके परिणात्मक महत्व, ठीक है? तो ये सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए सभी लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहां से पढ़ना है और कितने टाइम पीरियड की वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है, सोर्सेस क्या होने चाहिए, ये सब बातें भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर देखें कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने से कितने समय के लिए पढ़ना है, तो यूपीएससी जो है वो रिकमेंड करता है, कब से? यूपीएससी रिकमेंड करता है 18th सेंचुरी से लेकर के और 20th सेंचुरी तक, ठीक है ना? या कहिए कि मिड 18th सेंचुरी से लेकर के और अप टू द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना? ये तो यूपीएससी रिकमेंड करता है। चैट पब्लिक कर दीजिए, नहीं चैट पब्लिक वगैरह छोड़ दीजिए, अभी जैसा है ठीक है मेरे ख्याल से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमें पढ़ना तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जैसे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए भी हम लोग थोड़ा बहुत लेटर मुगल्स तो पढ़ ही लेते हैं, है ना? थोड़ा बहुत लेटर मुगल्स पढ़ने से क्या होता है, कंडीशंस का पता चल जाता है। कंडीशंस का पता चलने से फिर क्या हो जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की समझ थोड़ा सा आसानी से डेवलप हो जाएगी। गॉट इट एवरीवन? और यहां पर अगर आप देखें तो यूपीएससी ने भले ही सिलेबस बताता है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यस एग्जैक्टली रंजीत, स्टेट पीसीएस के लिए भी इट इज वेरी गुड, वेरी एसेंशियल, क्योंकि ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं है उसके लिए, ठीक है? गॉट इट? सर प्लीज टेल द डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री इन द एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। कीर्ति जी, ये तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रही हैं, शुरुआत कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जो है यहां पर अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट वी विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, डोंट वरी। ये देखिए, तो ये जो है इसी वजह से टाइम पीरियड 18th सेंचुरी से है, लेकिन वी विल ओके टुडे व्हाट विल वी डू? टुडे वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू from medieval Europe, right? Medieval Europe to the 18th century Europe, ठीक है? मतलब कि मेडिवल यूरोप से लेकर के 18th सेंचुरी की यूरोप तक का आज हम लोग थोड़ा सा जो है वो एक बेसिस देख लेंगे, थोड़ा सा तैनात कर लेंगे, बस और कुछ नहीं। अब कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसका शेड्यूल आप लोगों को मिल चुका है, मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं, और इंट्रोडक्शन वगैरह जैसी चीजों में खामखा हम लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम आपको पता चल जाएगा, अभिषेक सिंह राठौर है, बस इतना काफी है,
ठीक है, बाकी बैच खत्म होने जब है ना होने की बारी आएगी, तब तक जितने सूरमा, जितने योद्धा हमारे लगातार जो है वो डटे रहेंगे मैदान में, उनके साथ हम लोग अच्छे से मस्त बातें करेंगे सेशन के एंड में, और वो भी बैच खत्म होने के समय, ठीक है ना। अब अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसका सोर्स क्या होना चाहिए हमारे लिए, सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन जो है नंबर 1 क्लास, नंबर 2 अगर हम बात करें रेफरेंस बुक्स, तो रेफरेंस बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो एक किताब आती है जिसका नाम है, जिसके राइटर का नाम मैं बता देता हूं, अर्जुन देव इंदिरा देव, ठीक है, अर्जुन देव इंदिरा देव, या फिर राइट और रंजन चक्रवर्ती। लेकिन ये जो सेकंड वाला है ना, दिस इज एक्सेप्शनल, मतलब आपको क्लास के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास करने से ही आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अर्जुन देव इंदिरा देव ये सब लोग हैं, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th and 10th, ठीक है, 9th 10th की ओल्ड एनसीईआरटी है बस, गॉट इट। बाकी तो आपको क्लास में जो लेक्चर चलेगा और क्लास का जो भी आपको क्रक्स मिलेगा या नोट्स मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बाकी प्लीज और कुछ भी और पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बात अलग है, देन वी कैन लीव इट, ओके। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द, ओके sir, when you all teach, then why we need for any book? Gopal, I just told you that usually you don't need to prefer or you don't need to even refer any books apart from the class. So let's continue and let us begin the understanding of the first part. All right everyone, चलो भाई, तो शुरू करते हैं हम इन सब चीजों को, ये सब हटा दिया जाए, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम मॉडर्निज्म की शुरुआत देखते हैं, राइट। मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है, आधुनिकवाद या आधुनिकता। अब ये आधुनिकता क्या चीज है, हमने कैसे कैटेगराइज किया कि कोई चीज या कोई समय, कोई पीरियड उसे हम मेडिवल पीरियड कह दें, कोई दूसरा पीरियड उसे हम कह दें कि मॉडर्न, राइट। ऐसा कैसे डिसाइड किया जाता है कि मेडिवल कौन सा है और मॉडर्न कौन सा है, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा फंडा ये काम करता है। उस फंडा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का अगर हम सिंपल भाषा में अर्थ देखें तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सामंतवाद, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये पावर और प्रॉपर्टी किसकी पावर, किसकी प्रॉपर्टी, क्या एग्जैक्टली देखो अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं पावर और प्रॉपर्टी के डिसेंट्रलाइजेशन की, तो पावर ऑफ द रूलर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्यों के, राजाओं की, उनकी पावर, उनकी प्रॉपर्टी, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब हम उसे कहेंगे कि फ्यूडल सिस्टम है ये। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंटेम्पररी है ना, कंटेम्पररी यूरोप की अगर हम बात करते हैं, राइट, कंटेम्पररी यूरोप की अगर बात करते हैं, ठीक है, और बेसिकली यूरोप का जो है ना इलाका है, यूरोप का जो इलाका है उसकी बात करते हैं। ये जो है आपका यूके है, ये फ्रांस है, ठीक है ना, और ये जो है आपके इटली वगैरह है, ठीक है ना, इटली है, यहाँ पर ग्रीस है, यहाँ पर जो है वो पुर्तगाल है, ये जो है वो स्पेन है, ठीक है ना, यहाँ पर जर्मनी है। दरअसल में ये सब जितने भी देश हैं, जब अगर इनकी बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वेयर एक्चुअली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ, राइट, द पार्ट ऑफ द ग्रेट रोमन एम्पायर, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ग्रेट रोमन एम्पायर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पूरे के पूरे इलाके जो है, ये सब पूरा का पूरा किसका हिस्सा था, ग्रेट रोमन एम्पायर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, ये ग्रेट रोमन एम्पायर का हिस्सा था। इसकी कैपिटल कहां हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी रोम में। कहां, रोम में जो है वो दोस्तों कैपिटल हुआ करती थी। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है अप्रोक्सीमेटली 5th 6th सेंचुरी के आसपास की बात हो रही है। मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों को 5th सेंचुरी का मतलब पता होगा। तो एक जमाने की बात हो रही है जहां पर एक जमाने में क्या हो रहा था कि यूरोप पूरा का पूरा जो है वो रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 5th सेंचुरी आते आते, 6th सेंचुरी आते आते क्या होने लगा, धीरे धीरे दोस्तों यहां नॉर्दर्न यूरोप से, राइट, नॉर्दर्न यूरोप से क्या होता है, वाइकिंग्स का अटैक होता है। किसका अटैक होता है, वाइकिंग्स का अटैक होता है, ठीक है ना। नंबर 1 क्या होता है, वाइकिंग्स का अटैक। नंबर 2 और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप देखें, ये जो इलाका है यहां पर आपको जर्मनी और फ्रांस दिख रहा है, यहां पर ना कुछ ट्राइबल्स रहते थे। कौन रहते थे, कुछ ट्राइबल्स रहते थे। जैसे कि कौन से ट्राइबल्स, जैसे कि जर्मैनिक ट्राइब्स, जैसे कि गॉल्स, राइट, गॉलिक ट्राइब्स, ठीक है ना, जैसे कि सैक्शंस, राइट, सैक्सन्स, अलग अलग ट्राइब्स रहा करते थे, ठीक है ना। ये वाइकिंग्स कौन है, गॉल्स कौन है, जर्मैनिक कौन है, सैक्शंस कौन है, ये सब के सब लोग अपने अपने इलाके के ट्राइबल्स हैं। ये सब के सब लोग जो हैं रोमन एम्पायर के दुश्मन थे। क्यों दुश्मन थे, क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत ही प्रॉस्परस था, रिच था। और आप तो जानते हैं जैसे हमारे भारत में जब मौर्याज और गुप्ताज जो है वो बहुत रिच थे, तो फॉरेन इन्वेडर्स जो कि सेंट्रल एशिया से आते थे और इंडिया के रिच किंगडम्स पर अटैक करके और तोड़ देते थे, उसे खंड खंड कर देते थे। लगभग उसी तरीके से सिमिलरली व्हाट हैपेंड दैट द वाइकिंग्स दे continuously raided upon the Roman Empire, and ultimately what happened? Ultimately, even the local tribes like the Germanic tribes, like the Hispanic tribes, like the Gallic tribes,
ये सब ट्राइबल्स क्या करते हैं दोस्तों, अंदर ही अंदर रोमन एम्पायर को खोखला कर देते हैं, बार बार अटैक करते हैं, रॉयल अथॉरिटीज पर लूटपाट करते हैं, वेल्थ छीनते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जमाते हैं, और रोमन एम्पायर कमजोर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? इसका रिजल्ट ये निकलेगा दोस्त कि रोमन एम्पायर जो है ये दरअसल में टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है ना? रोमन एम्पायर विल बी स्कैटर्ड, इट विल बी ब्रोकन, राइट, पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इनका वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, तो दोस्तों वेस्टर्न रोमन एम्पायर दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का तो किस्सा हो गया खत्म, पूरा किस्सा खत्म हो गया उसका। क्यों खत्म हो गया भाई? क्योंकि इतनी बार अटैक हो रहा है, इतने सारे ट्राइब्स बार बार अटैक कर रहे हैं, बार बार वॉर में, बार बार वेल्थ का नुकसान हो रहा है, टूट गया। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सेंट्रल एम्पायर के टूटने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? सेंट्रल एम्पायर्स के, बड़े बड़े एम्पायर्स के टूटने का सबसे ज्यादा फायदा होता है लोकल्स को। किसको? लोकल्स को। यहां पर लोकल्स कौन? गॉलिक ट्राइब है ना, जर्मैनिक ट्राइब, सेक्शंस ट्राइब, ये सब लोग जो है लोकल्स हैं। तो अब आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है यहां पर। अब ये हो रहा है कि सपोज ये जो वेस्टर्न यूरोप है ना, ये जो वेस्टर्न यूरोप है, इस वेस्टर्न यूरोप में आपको अलग अलग है ना, अलग अलग क्या दिखने लगेंगे? अलग अलग स्मॉल किंगडम्स दिखने लगेंगे। क्या दिखने लगेंगे? स्मॉल किंगडम्स। और इन किंगडम्स का रूलर कौन रहेगा? वही कोई हिस्पैनिक रहेगा, कोई सैक्शन रहेगा, कोई जर्मैनिक रहेगा, कोई गालिक रहेगा, राइट, कोई स्लाव रहेगा। ये लोग हैं कौन? कौन है ये लोग? ये लोग छोटे छोटे ट्राइबल्स थे, अब अपने अपने एरिया के मालिक बन गए। जैसे कि स्लाव जो है दोस्तों, स्लाव दरअसल में रशियंस, राइट, रशियंस के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो आज के टाइम पर हम लोग सर्बिया, मोंटेनेग्रो, हंगरी, ये सब जो देश देखते हैं, इन सब देशों में यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप में हमारी कौन सी जातियां रहती हैं? स्लाव जातियां रहती हैं। गॉलिक कहां रहते हैं? फ्रांस में रहते हैं। जर्मनी कहां रहते हैं? जर्मनी में रहते हैं। सैक्शंस कहां रहते हैं? ब्रिटेन में रहते हैं, मतलब इंग्लैंड में, और कुछ थोड़े से बहुत जो है वो थोड़े बहुत नॉर्दर्न एरियाज में भी रहते हैं। हिस्पैनिक कहां रहते हैं? स्पेन में रहते हैं, और पुर्तगाल वगैरह के इलाकों में भी थोड़े बहुत रहते हैं। यानी कि पूरे के पूरे यूरोप में जितने देश हम लोग आज देखते हैं, जो बड़े बड़े यूरोपियन नाम हैं, बड़े बड़े पावर्स हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है? उनकी शुरुआत ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर के टूटने से, बिखरने से होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई कैन डेफिनेटली यूज मोर इंग्लिश, नो इश्यूज इनटू दैट, बट आई एम प्रेफरिंग द मिक्स्ड लैंग्वेजेस सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। सो आई होप कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये। यस। तो दोस्तों यहां पर वेस्टर्न यूरोप जो है, अब आप समझिएगा जरा, आपको ये समझना है यहां पर कि 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक का जो टाइम है, वेस्टर्न यूरोप के लिए क्या बन गया? वेस्टर्न यूरोप के लिए क्या बन गया? ये डार्क एज बन गया, डार्क एज। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ये डार्क एज क्यों है? क्योंकि ये फ्यूडल एज है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जब हम लोग ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जब उसको पढ़ते हैं, सो व्हाई मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस दे सजेस्ट दैट द मेडिवल इंडिया वाज अ डार्क पीरियड, बिकॉज़ according to the understanding of the British people who are the Western European people, they understand the medieval age as a dark age. क्यों? Because medieval age is the age of the feudatories, feudals मतलब कौन? feudals का मतलब क्या होता है दोस्तों? feudal का मतलब होता है, इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, just a second, feudals का मतलब क्या होता है भाई? So it means that the land that was fixed and the workers working on the land, okay, they were also permanently bonded with the land. यानी कि जरा सोचो, राइट, जरा सोचो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कंपनी है और उस कंपनी का जो ओनर है, वो ओनर हमेशा उसके परिवार से ही कंपनी का ओनर बनेगा, और जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉइज पूरी लाइफ सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, उनके बच्चे भी सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, और वो कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर मालिक ने कोई नई कंपनी बना दी, स्टिल द पीपल विल हैव टू वर्क इन द सेम कंपनी इटसेल्फ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पीजेंट्स यानी कि जो वर्कर्स थे, यानी कि जो खेतों पर काम करने वाले मजदूर, जिनको कि पीजेंट या किसान कहा गया, छोटे किसान, दे बिकेम परमानेंटली फिक्स्ड विद द लैंड, जमीन के साथ उनको बांध दिया गया। नाउ यू कैन इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ द वेल्थ, गॉट इट? रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, गॉट इट एवरीबॉडी? नो ऑडियो, अरे क्या हो गया आवाज को भाई? जस्ट अ सेकंड। हुआ क्या? अभी ओके है? गुड। हाँ, एकदम से आवाज बीच में ग्लिच कर गई थी। अगर देखें, एग्जैक्टली अगर देखें तो मेडिवल पीरियड में, राइट, मेडिवल पीरियड में क्या हुआ यूरोप में? इन द वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर, द फार्मर्स दे हैड टू वर्क परमानेंटली ऑन द सेम लैंड, दे कुड नॉट लीव दैट एरिया, दे डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन to leave that place, to leave that land. Their generations continued to work upon the same land. However, this exploitation of the peasants, it resulted into the amassment of the wealth into the hands of the feudal chiefs. बात समझ में आई सभी को कि जितना ज्यादा किसानों का शोषण किया गया, उतना ही ज्यादा जो जमींदार थे उनके पास क्या होता गया? उनके पास ढेर सारा पैसा होता गया, ढेर सारा वेल्थ इकट्ठा हो गया। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? लॉजिकल है ना? बिल्कुल लॉजिकल चीज है भाई। ऑलराइट, अब अगर देखें कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है,
ये पैसा, इस पर कौन कौन अपना हक जमाने की कोशिश करेगा? टेल मी एवरीबॉडी कि यहां पर है ना एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स जो हो रहा है, ठीक है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स जो हो रहा है उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कौन करेगा? इट विल बी लीडिंग टू द वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर द लैंडलॉर्ड्स, एंड these landlords they will be subjected to the authority of the church. Church means the religious body या religiously supreme body. ठीक है, तो देखो भाई सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था पूरी सोसाइटी में? लैंडलॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल कौन था? लैंडलॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल था चर्च। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो ये चर्च और लैंडलॉर्ड मिलकर के क्या करेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, चर्च और लैंडलॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा जिसमें कि जो ये टॉप मोस्ट स्ट्रेटा है, टॉप मोस्ट स्ट्रेटा है, ये है चर्च का स्ट्रेटा। किसका? चर्च का। जो सेकंड वाला है ये किसका है? ये है आपका एरिस्टोक्रेट्स, राइट, एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? जो धनाढ्य, रिच क्लासेस, राइट, रिच क्लासेस। ऑलराइट, एंड बाकी के लोग क्या हैं? ये सबके सब लोग जो है वो कॉमन पीपल हैं, राइट, कॉमन फोक्स। ऑलराइट, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो किसानों से, गरीबों से सबसे पैसा लूट रहे हैं, वो पैसा कैसे लूट रहे हैं? बाय फोर्सिंग देम टू वर्क ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद द मिनिस्कल पेमेंट, नथिंग, राइट, एंड that resulted into the amassment of the wealth into the hands of a feudal chief, and that wealth was now shared with the church. तो चर्च यानी कि धर्म, ओके, चर्च यानी कि धर्म, और एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स मतलब कि जो रिच एफ्लुएंट क्लासेस हैं, अमीर वर्ग है, जिसको कि जमींदार वर्ग या सामंत वर्ग कहा जाता है हिंदी में। सो द रिच एंड एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स एंड द चर्च, दे वर ऑल कलेक्टिवली एक्सप्लॉइटिंग द कॉमन पीपल। ठीक है ना, ये कॉमन पीपल में कौन कौन लोग थे भाई? कॉमन पीपल में ये लोग जो थे, ये मिडिल क्लास भी एंड लोअर क्लासेस, ओके, मिडिल क्लासेस एंड लोअर क्लासेस, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? यहां तक सभी लोगों की मेरे ख्याल से चीजों को क्लियरिटी हो गई है, अच्छी तरीके से समझ आ रहा है सबको? यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? आई होप सो, यस, ठीक है। चलो, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हमें सीक्वेंस में सुन करके और ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई अप टू 15th century, up to 15th century in the Western Europe, what is happening in the Western Europe? The middle class, right, middle classes, traders, right, traders, peasants, educated people, right, they were all exploited. सबका शोषण चल रहा है। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे इमेज की तरफ। सॉरी, लोअर क्लास इन व्हाट टर्म्स? ऑफ कोर्स इकोनॉमिक टर्म्स एंड सोशल टर्म्स। सोसाइटी और इकोनॉमी में कंडीशन उनकी खराब थी, ठीक है, इसलिए लोअर क्लास। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, द नेक्स्ट सीन वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीन। द नेक्स्ट सीन इज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप एंड सदर्न यूरोप, ठीक है ना, ईस्टर्न और सदर्न यूरोप। तो दोस्तों एक चीज आप लोग जरा देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मैप के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है आप लोगों के लिए। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं, राइट, जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, राइट, और इंडिया की बात करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज तो समझनी चाहिए, वो क्या है भाई? वो ये है कि जब ये राइट ये जो इलाके हैं, ओके, तो बेसिकली यहां पर इस जगह पर क्या है दोस्तों? इस जगह पर क्या है? यहां पर है तुर्की और तुर्की, ठीक है, इस जगह पर क्या है? इस जगह पर है तुर्की। अब एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जस्ट पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली। आप लोगों को यहां पर ध्यान ये देना है कि द इस्लामिक रूल, राइट, द पावर ऑफ इस्लाम दैट वाज एक्सपेंडिंग simultaneously with the decline of Roman Empire. आप सभी लोग बहुत ही समझदार बच्चे हैं, सबको अच्छे से पता होगा कि जब रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, डैमेज हो गया था, उसके 100 इयर्स के भीतर, विद इन 100 इयर्स, यूरोप में रोमन एम्पायर अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन एशिया के मिडिल ईस्ट में या एशिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा है? वेस्टर्न एशिया में एक नई ताकत का, एक नए स्ट्रॉन्ग एम्पायर का इमर्जेंस हो रहा है, एंड दैट वाज द एम्पायर ऑफ इस्लाम। ऑलराइट एवरीवन, द एम्पायर ऑफ इस्लाम। Not only that, this empire of Islam was actually, it was led by initially the Arabs, then the Syrians, and then finally the peak of the empire of Islam, that was led by the Ottoman Turks, तो दोस्तों ये जो ऑटोमन तुर्क हैं, ये ऑटोमन टर्क्स जो हैं, ये पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया में, राइट, अरब वर्ल्ड में, राइट, अरब वर्ल्ड में, पर्शिया के इलाके में, नॉर्दर्न अफ्रीका में, ये सब जगह जो है रूल ऑफ इस्लाम जो है वो ऑटोमन्स के थ्योरेटिकल या फिगर हेड लीडरशिप में चल रहा था, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर यूरोपियंस को खासकर ये जो इटली वाले लोग जो हैं, इनको अगर ट्रेड करना है, इंडिया के साथ ट्रेड करना है, चाइना के साथ ट्रेड करना है, तो क्या करना पड़ेगा?
दोस्तों ट्रेड करना है तो लैंड रूट से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, लैंड रूट से ट्रेड करेंगे, ऑलराइट, या फिर क्या करेंगे, या फिर ओशनिक रूट से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। ओशनिक रूट से ट्रेड करने का रास्ता यहां तक है, ठीक है, इस वाले रास्ते से होकर आएंगे। तो यानी कि अगर आप समझें तो लैंड रूट पर ट्रेड करने का रास्ता तो फिर भी इनका चालू था, लेकिन ओशनिक रूट से, राइट, ओशनिक रूट या सी रूट जिसको कहते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल था। दरअसल में जहां एक तरफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, राइट, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है ना, वहीं दोस्तों ईस्टर्न रोमन एम्पायर, राइट, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको कि क्या बोल रहे हैं, जिसको बोलते थे बाइजेंटाइन एम्पायर, क्या बोलते थे, बाइजेंटाइन एम्पायर, दिस वाज फ्लरिशिंग, दिस वाज फ्लरिशिंग। बाइजेंटाइन जो है ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी, इट वाज द कैपिटल। और बाइजेंटाइन आज की तारीख में कहां है, हाँ जी, बाइजेंटाइन आज की तारीख में कहां तक है। अच्छा, एक किसका है भाई सर, आप ये सब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, लाइक ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन डिटेल, आई एम कंफ्यूज। ऋतिक, ज्यादा कंफ्यूजन होने की है ना, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये सीधी सी है ना, इसमें ये सब आपको पढ़ना नहीं है, राइट, ये सब आपको डिटेल पढ़ना नहीं है, ये सब दरअसल में बैकग्राउंड है। दिस इज द बैकग्राउंड दैट resulted into the discoveries of various new areas, new lands, resulted into the changes in the European society, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ये आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। और तुरंत रोम से ऑटोमन तक पहुंच गए तो ऐसे ही पहुंचना पड़ता है दोस्त, है ना, आपको थोड़ा सा चीजों को स्पीड अप करना पड़ेगा, गॉट इट। और तुरंत नहीं पहुंचे हैं रोम से, दरअसल में दोनों के दोनों इकट्ठा, ये तो वही बात हो गई कि एक एम्पायर है, उस एम्पायर के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़े की जो राजधानी थी रोम, दूसरे टुकड़े की राजधानी थी बाइजेंटाइन, ये टुकड़ा बेकार हो गया और ये टुकड़ा जो है अच्छा चल रहा है। तो यहां से यहां पहुंचने में तुरंत थोड़ी होता है, वो तो इकट्ठा ही हो रहा है, राइट। So that means we can clearly understand given that there should be no breakage of the consistency। आपको सुनना है लगातार, है ना, सुनना है लगातार, लेकिन अगर बीच में रिदम टूटेगा तो फिर परेशानी हो सकती है, बाकी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या है, दिस इज द ऑटोमन एम्पायर, इस्लामिक, ओके एवरीबॉडी। नाउ टेल मी वन थिंग, नाउ टेल मी वन थिंग, आकाश जी पूछ रहे हैं कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या नाम है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का नाम देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको ध्यान से, ये है ना एबीसीडी में पढ़ने में क्लियर हो रहा है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टू थिंग्स। नंबर वन, मेडिवल पीरियड की खास बात क्या होती है, मेडिवल पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर वन रिलीजन, क्या है, रिलीजन यानी कि धर्म, तो यहां पर रिलीजन। नंबर टू क्या है दोस्तों, नंबर टू है प्रॉफिट, नंबर टू प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट यानी कि ट्रेड, यानी कि ट्रांजैक्शंस, बिजनेस, राइट, सो वेल्थ, ऑलराइट, रिलीजन एंड वेल्थ। अब जरा देखें, अब जरा देखें कि रिलीजन और वेल्थ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेडिवल पीरियड में होते हैं। अब हमने दो एम्पायर्स के बारे में बात कर ली। नंबर वन बाइजेंटाइन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों, तो बाइजेंटाइन एम्पायर की लोकेशन मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी लोकेशन है कुछ इधर, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, दिस वाज द पार्ट ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है ना, बाइजेंटाइन एम्पायर, ऑलराइट। यानी कि अगर मैं कहूं कि आज के जमाने का ग्रीस, आज के जमाने का अल्बानिया, आज के जमाने का है ना बल्गारिया, ये सब इलाके जो हैं, ग्रीस, अल्बानिया, बल्गारिया, राइट, ये सब कंट्रीज बाइजेंटाइन एम्पायर का, आर्मेनिया, राइट, आर्मेनिया, टर्की का यूरोपियन वाला पार्ट, ये सब आज के जमाने के बाइजेंटाइन एम्पायर के पोर्शंस होते हैं। आपको ये चीज यहां पर दिखाई दे रही होगी कि इस्लामिक किंगडम और क्रिश्चियन किंगडम ये दोनों अगल बगल में बिल्कुल लोकेटेड हैं, हाँ कि ना, यस और नो एवरीबॉडी। इस्लामिक और क्रिश्चियन दोनों किंगडम्स अगल बगल में बिल्कुल लोकेटेड हैं, यस। इसका मतलब कि दोनों के बीच में लड़ाई भी चल रही होगी, है ना, लड़ाई चल रही होगी दोनों के बीच में, डेफिनेटली दोनों के बीच में दोस्तों लड़ाई चल रही थी। कौन से दोनों के बीच में, कौन से दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी भाई, जो वॉर थी, वॉर वाज द क्रूसेड, द क्रूसेड वॉर, द क्रूसेड वॉर was going on between the Byzantine and Ottomans, ठीक है। ये जो है आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बाइजेंटाइन जो कि एक क्रिश्चियन एम्पायर था और ऑटोमन जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, दोनों के बीच में अपने अपने रिलीजन को लेकर के और अपने अपने वेल्थ यानी कि ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमी को लेकर के लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और ऐसे में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बड़ी ही आई वुड से कि फेस चेंजिंग एक इंसिडेंट हो जाता है, वो घटना हो जाती है। कौन सी घटना हो जाती है भाई, ये जो लड़ाई चल रही है ना, द रिजल्ट इन द फेवर ऑफ ऑटोमन्स, हाँ जी, रिजल्ट्स किसके फेवर में आ गए, रिजल्ट्स आ गए ऑटोमन्स के फेवर में। और ऑटोमन्स के फेवर में कैसे फेवर में आ गए ऑटोमन्स में, क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल हुआ करता था, बाइजेंटाइन एम्पायर की जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी कहां लोकेटेड है दोस्तों, वो राजधानी का मैं आपको एक अलग से मैप में लोकेशन दे देता हूं, राइट। राजधानी जो है वो ये जो गोला बना हुआ है ना, दिस वाज द कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन, दिस वाज कैप्चर्ड बाय द टर्क्स, ठीक है ना। और
ये जो है एक ऐसी घटना हो गई जिस घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल करके रख दिया। यूरोप की हिस्ट्री बदल जाएगी, इंडिया की हिस्ट्री बदल जाएगी, और वहां से यूरोप में एक स्ट्रिंग ऑफ चेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लगातार बदलाव जो है वो शुरू हो जाएंगे, और वही जो बदलाव होंगे, वही जो चेंजेस होंगे, वही चेंजेस इंडिया को भी इंपैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यूरोप के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सेंटर था, वो था चाइना और इंडिया। तो रोमन एम्पायर हो चाहे बाइजेंटाइन एम्पायर हो, इन लोगों ने हमेशा किसके साथ ट्रेड किया? इंडिया के साथ या चाइना के साथ। ठीक है, लेकिन जमीन के रास्ते से ट्रेड करना जो है वो चाइना के केस में तो इट वाज इजी, चाइना के केस में तो आसान था कि चलो जमीन के रास्ते हम ट्रेड कर लेंगे। इंडिया के साथ कैसे ट्रेड करेंगे भाई? और साउथ ईस्ट एशिया के जो मसाले हैं उनके साथ कैसे ट्रेड करेंगे? राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ दे आर फोर्स्ड टू डिस्कवर द न्यू रूट्स लीडिंग टुवर्ड्स इंडिया। नए रास्तों की खोज करना, वो भी समुद्र से, ये उनकी मजबूरी हो गई थी। और इस मजबूरी के समय में एक तरफ तो उनके सामने क्या है? एक मजबूरी है, नए रास्ते ढूंढना है, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारे चेंजेस वो भी आते हैं सोसाइटी में। क्यों? व्हाई? बिकॉज द बाइजेंटाइन एम्पायर, इट वाज द होम of the hundreds of the scholars, hundreds of the intellectuals who were actually forced to run away from their homes, from their shelters in the Byzantine Empire towards the Western Europe. बेटा वेस्टर्न देखो, आपको ज्योग्राफी का ध्यान रखना है दिमाग में। जब यहां पर इस्लामिक अटैक होगा और इस्लामिक पूरा है ना रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो फिर जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, उन क्रिश्चियन स्कॉलर्स को कहां पर भागना पड़ेगा? वेयर वुड दे रन टू सेव देयर लाइफ? दे विल टेक द शेल्टर इन द इटालियन आइलैंड्स। इटली के द्वीपों में शेल्टर लेंगे और इटली से धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलना शुरू कर देंगे, पूरे यूरोप में फैलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि पूरा सीक्वेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे ऑटोमन्स का यानी कि तुर्कों का साम्राज्य बढ़ता गया, मजबूत होता गया, और उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे अपनी नॉलेज के सहित, अपने ज्ञान, अपनी फिलॉसफी सहित जो स्कॉलर्स थे, क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे, ये पूरा का पूरा अपना ज्ञान सब कुछ लेकर के ऐसे एरियाज से भाग करके इटली की तरफ जाना शुरू कर दिया, इटली की तरफ जाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी वजह से इटली के जो शहर होते हैं, चाहे कोई वेनिस, चाहे कि आपका है ना फ्लोरेंस, चाहे कि मिलान, चाहे कि रोम, दोस्तों ये सब शहर इटली के, दे बिकेम द सेंटर्स ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्मेशंस एंड रेनेसा इन द यूरोप। यानी कि सबसे शुरुआती दौर में जो यूरोप के समाज में बदलाव होता है, पुनर्जागरण होता है, उसका सोर्स कहां पर रहेगा? उसकी बिगिनिंग कहां से होगी? इटली से होगी। चाहे आप दांते की बात करिए, चाहे आप माइकल एंजेलो की बात करिए, चाहे आप लियोनार्डो दा विंची की बात करिए, चाहे आप पेट्रार्क की बात करिए, ये सब लोग, ये सब के सब जो है ना, या फिर इवन मेनुचीज की बात करिए, ये सब के सब लोग जो है इटली से ही संबंध रखते थे। ठीक है, यहां तक की स्टोरी सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी, आई होप सो। पूरा का पूरा एकदम राइट, पूरा का पूरा एकदम चल रहा है कहां से कहां तक, कि किस तरीके से रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, उसके साथ साथ इकोनॉमी और वेल्थ का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये दोनों मिक्स और मर्ज होकर के क्या करेंगे? मिक्स और मर्ज होकर के अंधेरे में, डार्क एज में डूबे हुए वेस्टर्न यूरोप को एकदम से एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ा देंगे। इसीलिए कहा जाता है द एनलाइटनमेंट एंड रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसा, पुनर्जागरण, है ना, या फिर नवजागरण, एनलाइटनमेंट। क्यों इसीलिए कहा जाता है? क्योंकि सोए हुए मेडिवल यूरोप में इस्लामिक इन्वेजन्स की वजह से, ऑटोमन्स के अटैक की वजह से अचानक से भाग भाग करके स्कॉलर्स पहुंचने लगते हैं और उनके नए नए जो विचार हैं उनसे पुनर्जागरण आता है। ठीक है, प्रभाकर जी कहते हैं जेरूसलम कहां था? जेरूसलम जहां था वहीं है आज भी, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि शहर जो है वो अपने लोकेशंस को बदल देंगे। है जया मिश्रा जी कहती हैं इजराइल की कैपिटल है। ठीक है, आप आपस में आंसर दे रहे हैं। प्लीज आज एम्पायर डिमार्केटेड थ्रू मॉडर्न कंट्रीज। ठीक है, प्लीज, अच्छा, एम्पायर डिमार्केटेड थ्रू और ऐड द एम्पायर्स डिमार्केटेड थ्रू द मॉडर्न कंट्रीज, ये आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है इन माय एवरी सिंगल क्लास। मैं हर क्लास में बच्चों से जी भर के मेहनत करवाता हूं, ताकि जो आजकल आदत पड़ गई है ना हम लोगों को, ये बेटा चम्मच लो, स्पून फीडिंग करो, है ना, ये स्पून फीडिंग वाला सिस्टम यूपीएससी आपको उठा करके बाहर फेंक देता है। आपको पूरा प्रॉपर सभी नाम सभी लोकेशंस बताए हैं, जा करके थोड़ा सा लोकेशंस को ट्रैक करिएगा कि कहां है ये लोकेशंस, कहां है। ठीक है ना, गॉट इट। चल, वी विल स्टॉप एट, ये कौन लोग हैं भाई किनको स्टॉप का नंबर ऑफ क्लासेस में शुरू भी किया है ढंग से? वी होगी क्लास, इफ यू आर आस्किंग फॉर क्लासेस, सो ठीक है ना। Why were the scholars working in the Byzantine Empire? Because the scholars, they were actually they were living in the Byzantine Empire when it was promoted by the liberal rulers. But the Ottomans, they were discarding the old belief and imposing the Islamic belief, and therefore it was not possible for the Roman Catholics to survive in the empire of Ottomans. Right? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, we should stop over here. अरे बाप रे, anybody, right, anybody who wants to stop over here, मेरी तरफ से पूरी आजादी है, आपको जितना आराम करना है, जितना सोना है ना, चिल करना है, you can do anything you want, क्योंकि आपका टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है। और एग्जाम उसमें क्या है, एक चीज का राइट। अब हम लोग अगर देखें, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एज ऑफ रेनेसा, द एज ऑफ रेनेसा। ओके, ब्रेक वेक्स भूल जाइए, ब्रेक्स नहीं मिलने वाले, ब्रेक्स मुझे लगेगा तो मैं दे दूंगा, राइट, ब्रेक की जरूरत लगेगी तो मैं दे दूंगा आप लोगों को सिर्फ। ठीक है, तो आप लोग बस आराम करिए, सुनिए अच्छे से। रेनेसा, पुनर्जागरण। ओके, अरे यार फिर से नो वॉइस, एक सेकंड, कांत जी, यू गाइस, वॉइस इज फाइन। सो रेनेसा में कुछ
मतलब बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस बार बार फ्लक्चुएट कर, ठीक है। हाँ, रेनेसा की बात करते हैं यहाँ पर। रेनेसा की अगर बात करें दोस्तों, तो रेनेसा के बारे में हम लोगों ने कहा कि रेनेसा आया क्यों, व्हाई डिड द रेनेसा इमर्ज, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो कि एक डार्क एज में था, उस डार्क एज से उसको बाहर निकालने का जो क्रेडिट जाता है वो इटली के, है ना, जो स्कॉलर्स धीरे धीरे अपना मूव करेंगे और इटली से नए आइडियाज, नई फिलोसफीज, नए थॉट्स का इमर्जेंस होगा, जिसकी वजह से इसे रेनेसा या पुनर्जागरण कहा जाएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, पहले ही हम लोग इसको समझ चुके हैं, तो जस्ट एक फॉर द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रेनेसा की उत्पत्ति इटली में होती है अप्रोक्सीमेटली 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी का जो पीरियड होता है, राइट, 14th टू 16th सेंचुरी का जो पीरियड है इन इटली, राइट, दैट वाज द पीरियड ऑफ द रेनेसा, दैट वाज द पीरियड ऑफ द रेनेसा। ऑलराइट एवरीवन, अब यहां पर रेनेसा इसकी शुरुआत क्यों होती है, तो शुरुआत के पीछे इसका कारण क्या है? कारण है दरअसल में कि जब द होली वॉर और द क्रूसेड दैट वाज गोइंग ऑन, तो उसमें दोस्तों चर्च एंड ऑटोमन्स, इनके बीच में, चर्च वर्सेस ऑटोमन्स के बीच में लड़ाई हो रही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दोस्तों द चर्च वाज गेटिंग डिफीट्स, राइट, गेटिंग डिफीट्स रिपीटेडली। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, द पीपल हु वर एजुकेटेड, जो लोग एजुकेटेड लोग थे, राइट, दे स्टार्टेड रेजिंग द क्वेश्चंस। ऑलराइट, हाँ, दे स्टार्टेड रेजिंग द क्वेश्चंस। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं चर्च हूं, मैं सुप्रीम हूं, सर्वशक्तिशाली हूं, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, आई एम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, आई हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड, लेकिन एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि चर्च जो है, मतलब कि मैं जो है सीधा मेरा कनेक्शन भगवान से है, और दूसरी तरफ आई एम गेटिंग द डिफीट बाय द हैंड्स ऑफ और एट द हैंड्स ऑफ सम रैंडम ओपोनेंट। तो अब तो यार बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, दिस विल बी ग्रेट इंसल्ट। तो जाहिर सी बात है, आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि वो भगवान के साथ कांटेक्ट है, राइट, एक्चुअली इशू वॉइस वगैरह बार-बार बजिंग और हिसिंग जैसे इश्यूज आ रहे हैं, वो चेक लीजिए गाइस, एक सेकंड रुकिएगा। यस, और मैं हो गया। लोग देख रहे थे किस तरीके से कि अगर देखो मैं अगर ये क्लेम करता हूं कि आई एम द गॉड, राइट, अगर मैं क्लेम करता हूं कि आई एम द गॉड एंड आई एम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, और उसके बावजूद अगर मैं हार जाता हूं, तो फिर मेरी रिस्पेक्ट तो खत्म हो जाएगी, राइट, यू विल स्टार्ट रेजिंग द क्वेश्चंस, राइट, यू विल स्टार्ट रेजिंग द क्वेश्चंस, इजंट इट? नॉट ओनली दैट, अगर मैं यहां पर एक चीज और देखूं आपसे कि क्वेश्चंस जो रेज होगा, राइट, तो यहां पर याद रखिएगा द चर्च वाज इंपोज्ड ओवर द, राइट, चर्च वाज इंपोज्ड ओवर द किंग्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों दरअसल में रूलर्स और जो मर्चेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों, राइट, ये दोनों के दोनों जो हैं क्या होते हैं, दोनों के दोनों चर्च से परेशान रहते हैं। गॉट इट? अरे भाई क्या हो गया यार, ये वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? अभी तो प्लीज, है ना, नो ट्राइंग, समवन इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, तो देखो यार ये रहेगी उसके बाद फिर जब पहले अटेम्प्ट में, इफ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर देन प्लीज लेट अस कंसंट्रेट, लेट अस फोकस। तो यहां पर अगर देखें तो आप सभी को पता होगा कि जो है चर्च जो है ना, चर्च जो है वो बहुत बड़ी सुपर पावर हुआ करता था, सबसे ज्यादा स्ट्रांग चर्च के पास जो है वो मैक्सिमम पावर हुआ करती थी, है कि नहीं? और जो एजुकेटेड क्लास था, एजुकेटेड क्लास के पास जो है वो, राइट, दे हैड नो राइट्स नथिंग, राइट, नो राइट्स नथिंग। इतना ही नहीं, इवन द किंग्स जो है, इवन द रूलर्स, दे आल्सो हैड टू सबमिट टू द चर्च, यानी कि इनको भी जो है वो चर्च के सामने समर्पण करना पड़ता था। ठीक है ना? तो आप जरा सोच करके देखिए कि चर्च के सामने राजा भी कमजोर है, चर्च के सामने व्यापारी भी कमजोर है, चर्च के सामने पढ़े लिखे लोग भी कमजोर हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ once the church will start losing the power and then the educated people they will start raising the questions। आप सोचो जरा कि लोग जो है वो क्वेश्चंस उठाना शुरू कर देंगे। यूरोप में आप सब समझते होंगे कि क्वेश्चंस उठाने का मतलब होता है फिलॉसफी। when you are raising the doubts upon the existence of something, upon the real truth, upon the interpretation of the God and his messages, what is that? That means it is the philosophy. So this is how initial literature and initial poetries and initial philosophy in the so-called transitional Europe, the Europe of Reformation, Renaissance, that will emerge. तो इस जमाने में दोस्तों, इस जमाने में यूरोप में आप देखिए कि किस तरीके से लोगों के मन में सवाल आने शुरू हो जाएंगे। लोग अपने पुराने ग्रीक कल्चर को, पुराने रोमन कल्चर को याद करने लगेंगे, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि देखो आप लोग ऐसा ऐसा कहते हो, हमारे जो पुराने स्कॉलर्स थे उन लोगों ने किस तरीके से पहले ही हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दिया था। गाइस, अगर जरा सा आप दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाएं, दिमाग को थोड़ा खोल करके सोचिए, क्या आज के समय में इंडिया में हम लोगों को एक कल्चरल रिवाइवलिज्म या कल्चरल रेनेसा नहीं दिखाई दे रहा है क्या आज के टाइम पर? आपको ऐसा लगता नहीं कि आज थोड़ा सा लोगों के अंदर ज्यादा जागरूकता आने लग गई है? ज्यादा जागरूकता का मतलब होता है कि लोग अपने पुराने चीजों पर थोड़ा प्राउड फील करते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। पुराने मंदिरों को ढूंढना, या मंदिरों के या साइंस के या जितने भी, है ना, जितने भी हमारे कल्चरल हिस्ट्री है, हमारी कल्चरल हिस्ट्री में आज हर कोई साइंस ढूंढता है। वेदों में जो लिखा गया है उसको जो है, या फिर जो पुराणों में लिखा गया है उसको, या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। यस, गॉट इट? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सब तो झूठ है, हमें तो सवाल पूछना चाहिए, हमें तो ये भी सवाल पूछना चाहिए कि अगर वेदों में साइंटिफिक थ्योरी बताई गई है तो उस साइंटिफिक थ्योरी का यूज करके कहीं पर कोई इन्वेंशन क्यों नहीं होता भारत के अंदर? ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं होते? ऐसे भी लोग होते हैं। इसका मतलब
आप लोगों को बेसिक चीज समझनी है. यू हैव टू grasp the meaning here. In the European society, now the conflict of the ideas started taking place, and certain people who were proposing the new theories, the new knowledge, they were executed by the church. क्या मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है क्या, कोई समझदार बच्चा जो ये एग्जांपल बताए कि यूरोप में सच्चाई और साइंटिफिक चीजें बोलने के बदले में चर्च ने कुछ वैज्ञानिकों को जो है एग्जीक्यूट करवा दिया था? गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, ग्रेगर जोहान मेंडल, राइट? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे, सब होशियार, वेरी गुड. तो बिल्कुल आप लोगों को देखो कितनी अच्छी स्टोरीज पता है. तो इसी तरीके की स्टोरीज का हमें कंटेक्स्ट समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा था. इसलिए हो रहा था बिकॉज सोसाइटी वाज अंडरगोइंग द ट्रांजिशन. बदलाव चल रहा था समाज के अंदर, ठीक है ना. और वो बदलाव इटली में ही क्यों शुरू हुआ? व्हाई ओनली इन द इटली, व्हाई नॉट एनीवेयर एल्स, व्हाई? तो एक जरा एक कंडीशन इमेजिन करो. मान के चलते हैं कि आप लोगों को सभी के अंदर बहुत जबरदस्त जो है एक इच्छा है. एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि वी विल चेंज द सिस्टम. हम जो है पूरे सिस्टम को बदल करके रख देंगे. लेकिन दोस्तों, सिस्टम बदल करके रखने के लिए आपको पावर तो चाहिए. अगर मैं सिविल सर्वेंट नहीं बनता हूं, अगर मैं सोशल सर्विस में नहीं आता हूं, अगर मैं पॉलिटिक्स में या इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोफेशन में नहीं आता हूं, सिर्फ मैं घर पर हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करता हूं, क्या उससे मेरा सिस्टम बदल जाएगा? देश की व्यवस्था बदल जाएगी? हाँ जी. डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिस्टम ऑफ द कंट्री? नॉट पॉसिबल. हो ही नहीं सकता, राइट? लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक लेगेसी है, मेरे पास एक क्या है, एक लेगेसी है, यानी मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, लेकिन मेरा एक बड़ा ही क्लासिकल और ग्लोरियस पास्ट है, लिटरेचर है, मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, स्टोरीज हैं. तो मैं क्या करूंगा? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना, कि जागो देशवासियों जागो, राइट? ऐसा कुछ करने के लिए आई विल कोट द इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम द ओल्ड लिटरेचर. आई विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग द आर्किटेक्चरल कंडीशंस एंड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओल्ड पीरियड्स, एंशिएंट पीरियड्स. है कि नहीं? मैं अपना घर जो है अगर बनवाऊंगा और लोगों को मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, तो मैं अपने घर के ऊपर लिखवा दूंगा, है ना, कि ये जो है अवधपुरी, ऐसा कुछ, है ना. जैसे आप देखिए आजकल आप लोगों को ये सब एग्जांपल्स बहुत आसानी से दिख जाएंगे, है ना, एग्जांपल बहुत आसानी से दिख जाएंगे. जैसे देखो अयोध्या को दीपावली के दिन कैसा सजाया गया. क्यों सजाया गया? क्योंकि कल्चरल ट्रांजिशन हो रहा है, सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है. सेम यही चीज आप देखिएगा यूरोप में, इटली में भी हो रही थी. याद रखिएगा, ठीक है ना. यस एग्जैक्टली, लैटिन ही बोला जाता था, राइट? लैटिन. प्रभाकर कुमार, बिल्कुल. लैटिन भाषा जो है ये यूरोप की क्लासिकल भाषा के तौर पर जानी जाती थी. और आपको आश्चर्य लगेगा ये जान करके कि जितनी भी बाकी की भाषाएं हैं, फ्रेंच हो गया या इंग्लिश हो गया या जर्मन हो गया, ये भाषाएं दरअसल में आपको पता है वल्गर लैटिन से, राइट, वल्गर लातिनी लैंग्वेज उससे इमर्ज हुई हैं, राइट, उससे इमर्ज हुई है. गॉट इट एवरीबॉडी? देन हु स्पीक्स ग्रीक? ऑफ कोर्स यूरोपियंस. द यूरोप हैज मल्टीपल लैंग्वेजेस. ओके, नाउ तो आप सब लोगों को कल्चरल लेगेसी का पॉइंट समझ में आ गया कि रोमन एम्पायर की एक पुरानी लेगेसी थी, कॉलेजियम की बिल्डिंग थी, है ना, बड़े-बड़े जो है इंपीरियल बिल्डिंग्स थी और मॉन्यूमेंट्स थे, स्टैच्यूज थे, स्कल्पचर्स थे, राइट? इसके अलावा दोस्तों इटली का ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी बहुत जबरदस्त था. ज्योग्राफिकल एडवांटेज ऐसा था इटली का कि ये लोग जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में हमेशा से ही आगे रहते थे. और आपको ये भी जानकर के बहुत सरप्राइज लगेगा कि जहां पूरे यूरोप में ट्राइबल्स ने एक के बाद एक कब्जा कर लिया. जर्मनी के ट्राइबल्स ने जर्मन बना दिया, राइट, जर्मन ट्राइबल्स ने जर्मनी बना दिया, सैक्सन ट्राइबल्स ने ब्रिटेन बना दिया, गॉल ट्राइबल्स ने फ्रांस बना दिया. दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जैसे जैसे इंडिया की अगर बात करें, राइट, इंडिया की अगर बात करें, और लगभग उसी तरीके से जो है हम इटली की भी बात कर सकते हैं. इटली के भी उत्तर की दिशा में आपको आल्प्स जो है वो दिख जाएंगे, आल्प्स माउंटेन, ठीक है, आल्प्स माउंटेन. और दोस्तों ये जो आल्प्स माउंटेन है, इन्होंने हमेशा इटली के इलाकों को थोड़ा सा बाकी के यूरोप से अलग करके रखा. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, राइट, इंडिया में आप बाकी के एशिया से थोड़ा सा अलग करके हमारा लोकेशन है, उसी से कंपेयर करके देखिए तो इटली के नॉर्थ में जो आल्प्स थे उन्होंने इटली को एक नेचुरल डिफेंस प्रदान किया. साथ ही साथ इटली जो है दोस्तों ये हर तरीके से एशिया के साथ कनेक्टेड था. खासकर एशिया के साथ ही नहीं बल्कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी, ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ भी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी हर तरीके से कनेक्टेड था. क्योंकि भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन ओशन जो है, मेडिटेरेनियन सी, उसमें इटली काफी लंबी दूरी तक एक पेनिनसुला या प्रायद्वीप का निर्माण करता था, ठीक है. जिसकी वजह से जहां बाकी के यूरोप में ट्राइबल किंगडम्स बन जाते हैं, वहीं इटली में क्या बनता है मालूम है? इटली में बनता है सिटी स्टेट. क्या बनता है? सिटी स्टेट्स. छोटे छोटे शहर जिनके ओनर्स या जिनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे वहां के बड़े बड़े मर्चेंट, बड़े बड़े बैंकर्स. तो जहां दुनिया के यूरोप के बाकी देशों में वही घिसे पिटे राजा, वही लैंडलॉर्ड लोग राजा बन रहे हैं, वहीं इटली में राजा कौन बन रहा है? इटली में राजा बन रहा है ट्रेडर और मर्चेंट. यहां पर राजा मतलब कि मैं किंग की पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पावरफुल सेक्शन इन द सोसाइटी आफ्टर द चर्च, द मर्केंटाइल क्लास, द मर्चेंट्स. अब जाहिर सी बात है कि सिंहासन पर जो भी बैठा रहेगा वो मर्चेंट्स की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर पाएगा. और मर्चेंट्स को क्या चाहिए? मर्चेंट्स को चाहिए प्रॉफिट, पैसा चाहिए उनको, पैसा, वेल्थ, है ना. और दोस्तों मर्केंटाइल सिटीज लाइक वेनिस, जेनोवा, मिलान, पीसा, फ्लोरेंस, वेल्दी फैमिलीज लाइक मेडिची, राइट, ये सब लोग इटली के पहचान बन जाते हैं. और अच्छा, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े रईस हो जाते हैं, व्यापारी राजा के साथ साथ मिलकर के पॉलिसी बनाने लगेंगे. कैसी पॉलिसी बनाएंगे? याद करिएगा, चर्च की साथ के साथ कमजोरी भी दिखाई पड़ रही है. चर्च साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करके हार भी तो रहा है. यानी कि व्यापारी लोग, पढ़े लिखे लोग, ट्रेडर्स, ये सब लोग राजा को क्या करेंगे? राजा को मजबूर कर देंगे कि बेटा चर्च का तो आपको साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना.
ऐसे लोगों को शेल्टर देना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देंगे, यही छोटे छोटे मर्केंटाइल सिटीज वेनिस, जेनोवा, मिलान, दे विल स्टार्ट गिविंग द शेल्टर टू द न्यू एंड रैशनल वॉइसेस। ठीक है ना? ऐसे आखिर खुद सोचो जरा, मैं अगर एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं, मैं एक क्रांति लाना चाहूं, लेकिन क्रांति कैसे आती है? भूखे पेट तो क्रांति नहीं आती है। क्रांति करने के लिए मेरे पास किसी का सपोर्ट भी तो होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्रांति करूंगा तो मैं काम तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा पेट तो खाली हो जाएगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसका मतलब अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो कि कोई रिच मर्चेंट हो सकता है, तभी तो जाकर के मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा, तभी तो जाकर के मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखूंगा, तभी तो जाकर के मैं चर्च को क्रिटिसाइज करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टू बिकम द इंटेलेक्चुअल, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट योर स्टमक शुड बी फुल। आपका पेट भरा होना चाहिए। ओनली देन यू कैन बिकम अ फिलोसोफर और यू कैन बिकम एन इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्ट और पेंटर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है? तो पेट भरने की जो रिस्पांसिबिलिटी थी वो किसकी थी? वो रिस्पांसिबिलिटी ये बड़े-बड़े मतलब ये जो बड़े-बड़े रिच क्लास हुआ करते थे उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी। गॉट इट? इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। इतना ही नहीं, डिमांड फॉर एजुकेशन इंक्रीज्ड अमंग द मर्चेंट्स। जाहिर सी बात है, अब मर्चेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, मिडिल क्लास को थोड़ा सा एक्सपोजर मिल रहा है, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल रही हैं। ये जो फ्लोरेंस और वेनिस के जो शहर थे, ये लोग अपने जो है ट्रेडिंग ग्रुप्स के साथ, राइट, ट्रेडिंग ग्रुप्स के साथ जो है क्या करते थे, नए-नए लड़कों को, नए-नए स्कॉलर्स को भेजते थे दूर-दूर देशों की यात्रा पर। एग्जांपल दूं, कितने लोगों ने मार्को पोलो का नाम सुना है? एनीबॉडी हु हैज हर्ड मार्को पोलो? कितने लोगों ने निकोलो दी कॉन्टी का नाम सुना है? एनीबॉडी? निकोलो दी कॉन्टी? ठीक है ना? तो आप सब ने इन लोगों के नाम तो कभी ना कभी सुने ही होंगे। अगर नहीं सुना है तो सुनना चाहिए। बीइंग द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए। ये लोग दरअसल में एडवेंचरर्स थे। ये लोग मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे और इनको घूमने की अपॉर्चुनिटीज थी। ये रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर आते थे, ट्रेडर्स के तौर पर आते थे और सोचो जरा कि दुनिया के इतने दूर-दूर देशों में चले जाते थे। मार्को पोलो तो जब उसको पता चला कि चंगेज खान के जो सक्सेसर्स हैं, जो मंगोल्स, दे आर प्रमोटिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग द बिजनेस कम्युनिटीज, वो आदमी जमीन के रास्ते से जो है वो निकल गया, राइट? चाइना पहुंच गया वो। गॉट इट? तो दैट इज हाउ द मर्चेंट्स दे स्टार्टेड बिकमिंग द एक्सप्लोरर आल्सो। वो लोग यात्री बन गए, वो लोग एक्सप्लोरर्स बन गए। एम्पावरमेंट टू द राइटर्स। सो ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि रोमन्स जो या रोम हो गया, वेनिस हो गया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग जो है ऐसे नए-नए राइटर्स को, नए-नए आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? इंटेलेक्चुअल्स एंड द फिलोसोफर्स ड्यूरिंग द रेनेसां। थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा। ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के नाम हमें बस नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो डिफाइन होती है, उसको थोड़ा सा एक आइडेंटिटी मिलती है। कौन? सबसे पहले नंबर 1 डिवाइन कॉमेडी की रचना करने वाला हमारा एक ग्रेट स्कॉलर दांते एलिघिरी। दांते कौन है? दांते जो है, इन्होंने डिवाइन कॉमेडी करके एक लिटरेचर कंपाइल किया। दोस्तों, चर्च के और भगवान के ऊपर एक सटायर था ये। आप सोचो जरा कि उस जमाने में किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि चर्च के सामने एक शब्द भी उठ के बोल दे। एंड दिस जेंटलमैन, दिस फेलो, ही कंपाइल्ड द एंटायर लिटरेचर, राइट? एंटायर लिटरेचर। गॉट इट? तो ये एक ऐसा व्यंग था। व्यंग मतलब समझते हो, सटायर, ताना मारने वाला। तो इसने चर्च के और भगवान के रिलेशंस पर ही सटायर कर दिया। दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग चेंज। बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज। देन उसके बाद आते हैं आपके गियोटो डी बॉन्डर, राइट? गियोटो जो है, राइट, यस, एग्जैक्टली गोपाल। अभी वो थोड़ा सा हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, वो ऑप्शनल वगैरह की चीज है। गियोटो डी बॉन्डर जो है दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में पेंटिंग को जो है शुरू करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पेंटिंग्स तो पहले भी होती थी, लेकिन वो दीवारों पर होती थी और वो रॉयल सपोर्ट से, यानी राजाओं के तारीफों में पेंटिंग बनवाई जाती थी। लेकिन अभी ये लोग कैसा पेंटिंग्स बनाएंगे? आम जनता की लाइफ से, ठीक है ना? मिडिल क्लास को सेंटर में रख करके, ह्यूमन लाइफ को सेंटर में रख करके, रिलीजन और ह्यूमन के, यानी रिलीजन और इंडिविजुअल के बीच का इंटरेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कुल मिलाकर के जो प्राकृतिक या नेचुरल चीजें हैं उस पर पेंटिंग बनाई जाएंगी, ना कि किसी राजा को खुश करने के लिए, ना कि किसी धर्म को खुश करने के लिए। ये वाली पेंटिंग्स अब बंद। नाउ दे विल मेक द न्यू पेंटिंग्स। गॉट इट? अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द पेट्रार्क, है ना? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये कौन है भाई? ये देखो गैप हो गया यहाँ पर, ह्यूमैनिज्म, राइट? फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है दोस्तों, ये दरअसल में आप लोगों ने सुना होगा, चाहे हम बात करें दांते की, चाहे हम पेट्रार्क की बात करें, ये लोग जो है एक विशेष प्रकार की कविता लिखा करते थे, अ स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री, राइट? टाइप ऑफ पोएट्री कॉल्ड एज अ सोनेट। दोस्तों, सोनेट में क्या होता है? तो याद रखिएगा, 8 लाइंस प्लस 6 लाइंस प्लस 2 लाइंस, ठीक है ना? ये कुल मिलाकर के 16 लाइंस की जो है टोटल, राइट? 16 लाइंस की टोटल जो है शॉर्ट पोएट्री हुआ करती है, राइट? शॉर्ट पोएट्री हुआ करती है। ऑलराइट एवरीवन, इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो 8 लाइंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग हेक्टेट कहते हैं, या हेक्सेट, सॉरी हेक्टेट। हेक्टेट के बाद इसको क्या कहते हैं? इसको कपलेट कहते हैं, ठीक है ना? तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, सोनेट को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? कोई मुझे बताएगा सोनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? यस एवरीवन, सोनेट इज बेसिकली, राइट, सोनेट इज बेसिकली अ टोटल 16 लाइन पोएट्री, जिसमें से 8 + 6 ये जो लाइंस होती हैं, 14 लाइंस, ये दरअसल में पूरी कविता की बॉडी है। और उसके बाद जो लास्ट की 2 लाइंस हैं, दिस इज द कंक्लूजन। आप में से कुछ लोगों ने शायद रामचरितमानस कभी पढ़ा होगा, और रामचरितमानस जो है उसमें एक
फॉर्मेशन आता है, एक फॉर्मेशन आता है जिसको क्या कहते हैं, सोरठा। किसी ने सुना है क्या सोरठा के बारे में? हाँ जी, सोरठा, एनीबॉडी? सोरठा सुना होगा कभी, या फिर आपने कभी जो है छंद सुना होगा, ठीक है ना? तो ये सब चीजें ना, देखो सब्जेक्ट को कभी भी बांध करके नहीं चलना चाहिए, सिलेबस को बांधो, सब्जेक्ट को नहीं बांधो। व्हाई सो? राइट, व्हाई सो? बिकॉज सब्जेक्ट को अगर आप बांधने लगोगे ना तो यूपीएससी का पर्पस फेल हो जाएगा। यूपीएससी का पर्पस फेल हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो है इंटरलिंकिंग को सीखना ही पड़ेगा, इंटरलिंकिंग को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना? इसीलिए जब आपने सोनेट का नाम सुना तो लगे हाथ आपको छंद और सोरठा के बारे में भी पता होना ही चाहिए, तो आप लोग इसको पता करिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? चलो, इसके अलावा दोस्तों इवन पेट्रार्क जो है, पेट्रार्क ने एक बहुत ही बेहतरीन आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जिसको कहते हैं ह्यूमैनिज्म। क्या कहते हैं? ह्यूमैनिज्म। इसका क्या मतलब होता है? ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद, राइट, या मानववाद, राइट, मानववाद। यानी कि राइट, सुनील कुमार जी कहते हैं आई हैव रेड इन द इंग्लिश लिटरेचर। तो क्या आपने इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ा सर? अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर, ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बेसिकली ये ह्यूमनिज्म का क्या मतलब होता है? ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि जहां पर आप ह्यूमन सेंट्रिक क्रिएशंस करिए। आपको सरप्राइज होना चाहिए कि पहले के टाइम पर जब यूरोपियंस में पेंटिंग बनाई जाती थी, कितने लोगों को पता है कि पेंटिंग बनाने के समय अगर कोई चर्च के फादर का या चर्च के किसी प्रीस्ट का अगर इमेज पेंटिंग बना रहा है तो उनकी नाक लंबी होती थी, उनकी गर्दन थोड़ी ऐसे लंबी तनी हुई सी होती थी, उनका चेहरा थोड़ा सा इलांगेटेड होता था। ऐसा क्यों होता था? इट इज टू शो देम एज द डिवाइन पर्सन। वो डिवाइन है, नाक बड़ी है, वेरी इंटेलिजेंट फेलो, राइट, काइंड हार्टेड फेलो, गर्दन लंबी है, क्लोज टू द गॉड, ईश्वर के बिल्कुल नजदीक रहने वाले, गॉट इट? तो इस तरीके के बड़े स्ट्रेंज किस्म के जो पैरामीटर्स थे वो सेपरेट कर देते थे। सबसे बड़ा फीचर क्या था पेंटिंग्स का? सबसे बड़ा फीचर ये था कि अगर आप किसी रिलीजियस पर्सनालिटी का पेंटिंग अगर बनाते हैं तो उसको आप बड़ा दिखाएंगे, है ना, ऊंचा, उसको ऊंचा दिखाएंगे, और नॉर्मल इंसान जो है वो छोटा सा है, अगल बगल में छोटा सा। सोचो जरा कि वो सिंगल फ्रेम ऑफ क्रिएशन पे एक रिलीजन से जुड़ा हुआ आदमी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस पा रहा है, नॉर्मल आदमी वो कम इंपॉर्टेंस पा रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आई थिंक आप सभी लोगों को, राइट, आप सभी लोगों को ये चीज तो क्लियरली पता चल गई होगी कि चर्च के राज्य में जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और जैसे ही चर्च कमजोर पड़ने लगा और मर्चेंट्स और रिच कैटेगरीज, है ना, लैंडलॉर्ड्स, ये सब जब पावरफुल होने लग गए, इन लोगों ने चर्च के सभी जो स्पेशल कंडीशंस थी, प्रिविलेजेस थी, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने लिए और ज्यादा बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करने लगे। इसी के बाद आते हैं दोस्तों जिनका नाम है लॉरेंजो, है ना, लॉरेंजो वेला। लॉरेंजो वेला जो है ये दरअसल में, है ना, क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि जो दान वगैरह दिया जाता है, दान, द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, दिस इज एक्चुअली फोर्जरी, फोर्जरी। ये मतलब पोप की क्या अथॉरिटी है, मतलब हमसे क्यों दान मांगते हैं? सोचो जरा, आज के जैसा ही लगभग, जैसे आज कई लोग जो है सवाल उठाते हैं कि हम जो है मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, खासकर टेंपल्स में एक जो वो वीआईपी दर्शन वाला सिस्टम होता है ना, वीआईपी दर्शन, कि पैसा दे करके और जल्दी से दर्शन मिल जाता है। ये लोग अपने जमाने के वही सवाल उठाने वाले लोग हैं। दिस पर्सन इज सेइंग दैट व्हाई हैज दिस पोप, व्हिच अथॉरिटी डज दिस पोप हैव टू लेवाई एनी टाइप ऑफ टैक्स अपॉन अस? क्या अथॉरिटी है भैया पोप की? क्या पोप कोई रूलर है, राजा है, वो कहीं का सोवरीन है क्या? ही इज सिंपली एन इंटरमीडियरी, सिर्फ और सिर्फ एक मध्यस्थ है, एक मिडिल मैन है बिटवीन द गॉड एंड अस द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? तो इतने कड़क तरीके के लोग। निकोलो मैकियावेली, राइट, निकोलो मैकियावेली जो है दोस्तों, ही इज पॉपुलर एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के पायनियर माने जाते हैं मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, आप उसको देखिएगा, बहुत यूनिक आइडियोलॉजी उस जमाने के हिसाब से। क्यों? चर्च कहता था कि हर चीज का एक इंप्लीकेशन होता है। सारे रिलीजन्स यही कहकर डराते हैं ना भाई, यस एवरीबॉडी, ऑल द रिलीजन्स दे टॉक द सेम लैंग्वेज, दे से दैट इफ यू विल डू समथिंग इट विल बी आइदर राइट और रॉन्ग, इट विल हैव द इंप्लीकेशंस अपॉन द फेट, योर फेट, यू विल बी इन द पैराडाइज और यू विल बी इन द हेल, राइट? तो स्वर्ग का, नर्क का, सही का, गलत का, पाप का, पुण्य का, इन्हीं सब का डर जो है वो दिखाया जाता था। और मैकियावेली ने पॉलिटिक्स के ऊपर या पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बड़ी बेहतरीन जो है किताब लिखी है, द प्रिंस। ये जो द प्रिंस है, दिस इज द इंग्लिश नेम, ये अंग्रेजी नाम है, अदरवाइज उनका नाम जो था वो प्रिंसेप था ना, द प्रिंसेप। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिस इज द बुक ऑफ द रियल पॉलिटिक, रियल पॉलिटिक, ओके, सी नहीं बल्कि के ही रहेगा, राइट? अब ये रियल पॉलिटिक क्या होता है दोस्तों? बेसिकली सिमिलर टू चाणक्य, राइट, सिमिलर टू चाणक्य, चाणक्य's thought, where he utilized the साम, दाम, दंड, भेद, everything, right, everything, every possible step to achieve the goal, to achieve the political goal. So nothing, right, nothing purely, right, nothing purely great or evil. दोस्तों ये चीज आपको समझनी चाहिए, राइट? ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। दरअसल में कि कोई भी राजा जो होता है, राजा को सिर्फ राजधर्म का पालन करना चाहिए। द रूलर मस्ट ओब्लाइज, मस्ट फॉलो द कॉल ऑफ द ड्यूटी। व्हाई?
without thinking of the consequences to be morally justified or not justified. Moral justification is not the criteria, not the basis of the decisions in the politics. The justification must be decided by the real outcomes, and if it is a good outcome for you or if it is a beneficial outcome for you, desired outcome for you, you must proceed with that, must proceed with that. Got it everyone? तो ये सभी लोगों को मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्लियर है सभी को? तो यही लोग जो है, राइट, लियोनार्डो दा विंची इसी तरीके से हैं, राफेल हैं, या माइकल एंजेलो हैं, या फिर टाइटियन हैं, ये सब लोग दोस्तों ऐसे ही जबरदस्त फिलोसोफर्स और जबरदस्त जो है कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची। हर तरीके से इनको तो मैं कहूंगा कि ही वाज अ पॉलीमैथ। ये सोचो जरा, सेल्फ टॉट बायोलॉजिस्ट थे, अपने आप को इन्होंने खुद ही, है इन सोचो, डेड बॉडी के ऊपर जो है वो डिसेक्शन कर करके ह्यूमंस की एनाटॉमी को समझते थे ये, ठीक है ना? ये डिजाइनर तो थे ही, ये पेंटर भी थे, आप सबको पता होगा मोनालिसा वाली और लास्ट सपर वाली जो पेंटिंग बनाई है इन्होंने। ये एक इंजीनियर तो थे ही, इन्होंने जो है वो शिप का, सबमरीन का, इन सब का जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया था। गॉट इट? इसी तरीके से राफेल जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एक बड़े ही बेहतरीन आउटस्टैंडिंग चित्रकार हुआ करते थे। माइकल एंजेलो म्यूजिशियन, राइट, स्कल्पचर एंड पोएट, सब कुछ, डिजाइनर, इंजीनियर, फिलोसोफर, एवरीथिंग। मतलब इन लोगों के लिए, अब देखो यार, एक सिंपल सी बात समझो आप कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट, यू जस्ट नीड टू गेन द नॉलेज, सिलेबस छोड़ दो, सिर्फ ज्ञान अर्जित करो, तो आप सोचिए जरा कि आपके पास कितना ज्यादा मौका है सब कुछ सीखने का, समझने का, सब कुछ जानने का, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। गॉट इट? अब हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद जो है आपको चीजें कंटिन्यू की जाएंगी। तो ब्रेक जो है ये 1 से लेकर के, सर पॉलिटी कम से कम रियल कुछ who are believers of the real politic. लास्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, चलो लास्ट स्लाइड में भी मैं ब्रेक लिख देता हूं, है ना? लगेंगे, यानी कि हो गया, चलो, है ना? यस, सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनेसां निकल लीजिए। कोई ऐसा तो नहीं खुद से जाना चाहता हो तो बात लगे, और अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। यानी कि पुनर्जागरण का महत्व क्या है, ठीक है? तो देखो भाई, ऑलरेडी हम लोगों ने इतना डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन समझ लिया है कि अगर कोई भी एक नॉर्मल तरीके से लॉजिकली अगर कोई सोचेगा, राइट, लॉजिकली अगर कोई सोचेगा, तो ऐसे में उसे ये चीज पता चल ही जाएगी, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनेसां या पुनर्जागरण का महत्व क्या है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी ट्रांजिशन पीरियड की, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर महत्व की बात करते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं भाई? कल्चरल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और ह्यूमन राइट, ह्यूमन बीइंग्स के लिए इन जनरल। कोई भी बदलाव हिस्ट्री का ट्रेंड होता है, हिस्ट्री का ट्रेंड होता है कि कोई भी बदलाव जो है अगर हम देखें तो उस बदलाव का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होगा, एक सोशल सिग्निफिकेंस होगा, एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यही सब तो होते हैं हर एक फील्ड में। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भाई? दरअसल में जब ये पुनर्जागरण होता है या रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण जब होता है, तो इसमें कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंटिंग्स में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, फिलॉसफी में, साइंस में, आइडियोलॉजी में, इन सब में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है? पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप देखें तो पहले क्या था, चर्च जो है वो ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, रूलर्स उतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आप सबको पता है कि रूलर्स कैसे थे, एक बड़े से इलाके में डिसेंट्रलाइज्ड टाइप के, राइट, डिसेंट्रलाइज्ड टाइप के छोटे-छोटे किंगडम्स थे, तो जाहिर सी बात है दे विल नॉट बी वेरी पावरफुल। लेकिन जब रिफॉर्मेशन और रेनेसां यानी कि जब पुनर्जागरण आने लगा, तब क्या होगा? अब ये रूलर्स, इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट दिया, इन्होंने जो सोशल रिवोल्यूशनरीज थे, जो सोशल चेंज को प्रमोट करते थे, उनको सपोर्ट किया। रिजल्ट, अब इनके फेवर में कविताएं लिखी जाएंगी, इनके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स लिखे जाएंगे, इनके फेवर में ट्रेडर्स और मर्चेंट्स खड़े हो जाएंगे। नतीजा, ये लोग स्ट्रांग होने लगेंगे, है ना? ये लोग क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग होने लगेंगे, यानी कि पॉलिटिक्स में रिलीजन के बजाय, ध्यान से सुनिएगा, द मॉडर्न पीरियड व्हेन वी से दैट द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन बिकेम ओल्ड एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर, पॉलिटिक्स ऑफ द वेल्थ, पॉलिटिक्स ऑफ द मनी, दैट बिकेम न्यू, ठीक है ना? एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि फिलोसोफर्स को रोमन फिलोसोफर्स बोलेंगे या यूरोपियन फिलोसोफर्स बोलेंगे? रोमन फिलोसोफर्स बोलना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन फिलोसोफर। अगर कहीं रोमन फिलोसोफर लिखा भी हुआ है तो ये स्पेसिफिकली रोम के या इटली के फिलोसोफर्स की बात हो रही है, दैट्स ऑल।
ठीक है ना। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। यूरोपियन सोसाइटी पर चर्च का जो एम्पावर, जो चर्च की अथॉरिटी हुआ करती थी दोस्तों, वो कम हो जाएगी। यूरोपियन सोसाइटी अब जो है वो थोड़ी लिबरल सोसाइटी, थोड़ा सा चेंजेस को, है ना, चेंजेस को ऑब्जर्व करने वाली सोसाइटी बन जाएगी। कुछ लोग क्या करने लगेंगे, चर्च का अधिकार जब कम हो जाएगा तो कुछ लोग जो है क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट यूजिंग द लॉजिक एंड द रीजन, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रैशनल, ओके, लाइक अ रैशनल पर्सन। यानी कि लोग जो है वो तर्क वितर्क करने लगेंगे, सवाल जवाब करने लगेंगे। सोसाइटी में पुरानी वैल्यूज को, पुराने कस्टम्स को, रिचुअल्स को नकारने का, मना करने का बिल्कुल ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नए ट्रेंड्स और नई सोशल वैल्यू सिस्टम की एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी दोस्तों। फॉर एग्जांपल, पुराने वैल्यू सिस्टम में जैसे कि अगर कोई चीज चर्च में या चर्च के प्रीस्ट के द्वारा बोली गई है तो उसको अंतिम रूप से ट्रुथ माना जाता था, लेकिन अब जो है क्वेश्चंस उठाने की शुरुआत हो जाएगी, जिसका रिजल्ट आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलने लगेंगे। जाहिर सी बात है, जैसी सोसाइटी वैसे लोग, या जैसे लोग वैसी सोसाइटी। तो जब सोसाइटी में और लोगों में बदलाव आ रहा है तो सोसाइटी और लोगों के सोचने की तरीके में भी बदलाव आएगा। यस और नो एवरीबॉडी। अगर आज मैं कहूं कि लास्ट 20 इयर्स, पिछले 20 साल के जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी थॉट प्रोसेस में, और जिनकी उम्र आज 45 साल की है, 50 साल की है, उनके थॉट प्रोसेस में क्या आपको बाकायदा डिफरेंस नजर नहीं आएगा? यू विल ऑब्जर्व द स्टार्क डिफरेंस। सिमिलरली, द पीपल हु वर कंटिन्यूअसली लिविंग इन द पीरियड ऑफ Renaissance, they will start observing the conditional and ideological changes. फॉर एग्जाम्पल, जो पुनर्जागरण के काल वाला रहेगा दोस्तों, पुनर्जागरण के काल वाला या रेनेसां के काल वाला, वो अपने दिमाग को इंसान के बेनिफिट के लिए, इंसान के आइडियोलॉजिकल लिबर्टी के लिए सोचेगा। पुराने वाले कैसे सोचेंगे कि चर्च को कैसे मजबूत किया जाए, रिलीजन को कैसे मजबूत किया जाए, इस तरीके से। ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि भाई इंटेलेक्चुअली लोग ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम होने लगेगा और ह्यूमंस का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगेगा। रिलीजन के नाम पर, भगवान के नाम पर चर्च जो तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाता था, क्या आपको मालूम है? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ब्याज, ठीक है ना। एसोसिएशंस यानी कि ग्रुप्स या समूह, ठीक है ना। रैशनैलिटी, रैशनैलिटी यानी कि बुद्धिमत्ता। इन सभी चीजों को चर्च क्या बोलता था मालूम है? कि ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए, दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर नॉट अलाउड। गॉट इट। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स होने लगा तब उन लोगों ने क्या किया भाई? उन लोगों ने इंसान के कल्याण के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमंस, दे स्टार्टेड कीपिंग और दे स्टार्टेड पुटिंग द ह्यूमंस इन द सेंटर ऑफ देयर थॉट। इंसान की भलाई के लिए जो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस नेचर के तोड़ने पड़ेंगे, वो तोड़ा जाएगा। यहां से आपको पता चल गया कि क्यों उस जमाने के यूरोपियंस इस बात की चिंता नहीं करते थे कि जंगल काटने से एनवायरमेंट का नुकसान हो जाएगा, या इंडस्ट्री लगाने से जो है वो मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, या रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करने से हमें नेचर को, है ना, रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। दे डिड नॉट बॉदर अबाउट द, यू नो, गॉड, नेचर, यूनिवर्स एंड ऑल, नथिंग। हु इज द सेंटर ऑफ देयर थॉट? किसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे मानव मात्र के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। ठीक है। जरा अपने दिमाग के थोड़े से धागे और खोल करके और सोचिएगा, एक मेरी बात सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। Now, the people who are able to understand the ideas of Renaissance in the European society, they started saying the welfare of the humans. लेकिन क्या उनके ह्यूमन की जो डेफिनेशन है, उनके जो व्यक्ति की डेफिनेशन है, उसमें क्या पूरी सोसाइटी आती है क्या? उसमें क्या अमीर गरीब सब आते हैं क्या? उसमें क्या आदमी और महिलाएं सब आती हैं क्या? उसमें गोरे और काले सब आते हैं क्या? Yes everyone, what is the answer? What did you observe? What is your thought on this? मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दरअसल में इससे हमें यह पता चल जाता है कि जब भी कोई नया बदलाव आता है, नया बदलाव या नए चेंजेस के आने की वजह से दोस्तों, पुरानी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो निकल आता है, लेकिन नए तरीके की प्रॉब्लम्स, नए तरीके के चैलेंजेस, नए तरीके के चॉइसेस जो है वो हमारे सामने इमर्ज होने लगते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? जिसका रिजल्ट निकलता है फर्दर कॉन्फ्लिक्ट, फर्दर स्ट्रगल। ऑलराइट एवरीबॉडी, फर्दर कॉन्फ्लिक्ट एंड फर्दर स्ट्रगल्स। तो जैसे आप देखिएगा कि साइंटिफिक अप्रोच की बात होगी, साइंटिफिक अप्रोच की बात होगी, लेकिन उस साइंस को हर किसी के लिए रीचेबल बनाने की बात नहीं होगी। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का जो रिवॉल्यूशन होगा, जो क्रांति होगी, बाइबल को छापना शुरू करेंगे, दूसरी किताबों को छापना शुरू करेंगे, जो अपनी नॉलेज की चीजें हैं उसे छापना शुरू करेंगे। देन क्या होगा फिर? जो एजुकेटेड और एलीट सेक्शन है, एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन है, उसे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी, सब कुछ, लेकिन वो ये नॉलेज जो है अपने सबऑर्डिनेट को, अपने सर्वेंट को, महिलाओं को, गरीबों को ट्रांसफर नहीं करेगा, रोक देगा। ठीक है। स्लाइड वगैरह अभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि रवि जी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप पॉइंट वगैरह नोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज यू विल गेट द क्रक्स एज वेल एज यू विल हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर till your course validity is there, so you will have ample opportunity to note it down everything, right? You will have ample opportunity to revise the lecture, so listen carefully and only note down the important words. कुछ नए शब्द अगर आपको लगते हैं कि हाँ ये कुछ नया सुन रहा हूं पहली बार, या नया कोई कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहा हूं, तो उसको आप एक वर्ड में, एक लाइन में लिख लीजिए। प्लीज
क्लास चलने के टाइम पर जो है वो रनिंग नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए, ये आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और टाइम भी काफी ज्यादा बढ़ा जाता है। हाँ, वो कैब के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है, यानी कि शिप बिल्डिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन के लेकर के, है ना, और कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग और मिनरल एक्सकेवेशंस, हर तरीके की टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है। डिजीजेस के कंट्रोल के लिए वैक्सीन वगैरह तक की जो है चीजों को, है ना, वैक्सीन वगैरह तक की डिस्कवरी की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ हो रहा है, नॉलेज को प्रिंटिंग फॉर्मेट में रखा जा रहा है। और इसके अलावा अब देखो, जैसे चर्च के पास पावर थी तो पोप का दिमाग जो है वो 7वें आसमान पर चला गया था। द पोप वाज ऑन द क्लाउड 9 व्हेन ही हैड द पावर। नाउ द किंग्स एंड द मर्चेंट्स हैव द पावर एंड देयर माइंड्स विल बी ऑन द क्लाउड 9। यस, नाउ दे विल start the expansion of the trade and exploration of the new lands, new areas. They will emphasize upon the education, but that education will not be available to all the people in the European society. Only the handful, only the few selected people will have the access to education. ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। क्लाउड 9 का मतलब होता है कि हवा में उड़ना ज्यादा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि अगर भाई मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं 7वें आसमान पर रहूंगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, काइंड ऑफ। तो जब चर्च के पास पावर थी तो चर्च वाले जो है, पोप वगैरह जो है, राजा को तुच्छ समझते थे। अब राजा के पास और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के पास पावर आ गई तो वो लोग अब नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत कर दिया, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जनता के पास नहीं जा रहा है। पहले पैसा सारा चर्च के पास जाता था, अब सारा पैसा मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और रूलर्स के पास जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए कि यूरोप के बाकी देशों में भी जो है वो ये रेनेसा या पुनर्जागरण जो है वो पहुंचने लगेगा। और जहां सिर्फ इटली में बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, आइडियोलॉग्स हुआ करते थे, वहीं यूरोप के बाकी देशों में भी, जैसे कि इरास्मस, राइट, इरास्मस हो गए या सर थॉमस मोर हो गए, ये लोग जो है दोस्तों नीदरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, यानी कि जो प्रॉपर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आज के जमाने की, उन देशों में भी कई सारे स्कॉलर्स, कई सारे फिलोसोफर्स इमर्ज होंगे, ठीक है। हमें इन स्कॉलर्स और इन फिलोसोफर्स की आइडियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में पढ़ना पड़ता है। मेंस में आप इनके फिलोसफी और इनकी आइडियोलॉजी का एक समरी बस अगर जानते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि रेनेसा और रिफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो समरी आपके आंसर्स के लिए मोर देन इनफ होती है, मोर देन इनफ, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल थॉमस मोर जो है, ये कौन है भाई? नॉर्दर्न रेनेसा, राइट, नॉर्दर्न रेनेसा। ये जो है दरअसल में कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ह्यूमन सोसाइटी परफेक्ट हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाएगी और सब कुछ एकदम प्रॉब्लम्स से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक पिक्चर में सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक पिक्चर बाकी है, मेरे दोस्त, इस तरीके की बातें अगर कोई करता है ना, that means everyone who expects that there will be one day in the upcoming future when everything will be absolutely perfect, such people are called as a utopian, where they imagine the ideal society, the ideal time, the ideal moment in the life, because that is never gonna arrive. कभी भी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ना मैं परफेक्शन के साथ सारी चीजें आपको बता सकता हूं, ना आप परफेक्शन के साथ सारी चीजें समझ सकते हैं, ना आप 100% परफेक्ट हैं, ना मैं 100% परफेक्ट हूं, राइट। इसका मतलब जो आदमी एक दिन सब कुछ एकदम बी परफेक्ट हो जाएगा, वो सिर्फ उसके दिमाग का एक ड्रीम है, रियलिटी से दूर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों गॉथिक आर्किटेक्चर जो है, ये गॉथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? लेकिन जीवन आदर्श नहीं है सर। ऑफ कोर्स केएम जी, जीवन आदर्श नहीं है, यही तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये भाई साहब नहीं मानते। ये भाई साहब कहते हैं कि नहीं, आदर्श समाज की स्थापना ही हमारा लक्ष्य है, आदर्श जीवन ही हमारा लक्ष्य है। ऐसा कुछ होता नहीं, राइट। दरअसल में दोस्तों इटली से बाहर निकलने पर जो सोशल रिफॉर्म्स थे या रेनेसा जो चल रहा था, ये दरअसल में क्या होता है, ये दरअसल में पॉपुलर होने लगता है धीरे धीरे अमंग द एजुकेटेड सेक्शंस ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज, एंड either the architecture or the music or the painting, everything will be impacted by the emergence of the new ideological progress. तो जो चीज इटली के छोटे इलाके में, फ्लोरेंस में, वेनिस में, है ना, या बाकी के पैपल स्टेट्स में हो रही थी छोटे छोटे, वही चीज बाकी के बड़े इलाके में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बड़े पैमाने पर होने लगेगी। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम कहेंगे द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। We can use only the ideologies, not the name of scholars. Of course, you can use the name of scholars, but we have to be very much precise in using the names of scholars and ideologies, etc. Because अगर गलती से भी गलत हुआ है, गलती से भी कुछ ज्यादा हुआ, that will occupy the unnecessary space and time in your answer, resulting into the reduction of the required space for the main body. ठीक है। हिस्टोरियोग्राफर या हिस्ट्रोग्राफर कब आए? कब आए? ये हमेशा से थे। हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? हिस्टोरियोग्राफी मतलब होती है इतिहास को लिखने की जो टेंडेंसी है, जो उनकी स्टाइल है, राइट, कला है, वो तो हमेशा से होता है, वो तो हमेशा से होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है गॉथिक आर्किटेक्चर जैसा कुछ लिखा गया था। गॉथिक आर्किटेक्चर दोस्तों, जब मैं कहता हूं गॉथिक आर्किटेक्चर, तो आप लोग जरा चीज को देखिएगा, आप लोग जरा चीज को देखिएगा कि ये इमेजेस आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी देखी होंगी, इस तरीके की इमेजेस। यस एवरीबॉडी, इस तरीके की इमेजेस देखा है सभी लोगों ने गॉथिक आर्किटेक्चर? आई होप सो, आई होप सो। देखिए जरा, ये एक बिल्डिंग है जो कि इंग्लैंड की बिल्डिंग है ना, इंग्लैंड की बिल्डिंग है, गॉट इट।
तो ये जो इस तरीके के मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जैसा कि हमें यूरोप में दिखाई देता है, जैसा कि हमें ब्रिटिश कॉलोनियल सिटीज में दिखाई देता है, तो दोस्तों ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गॉथिक स्ट्रक्चर्स। गॉथिक इज एक्चुअली रिलेटेड, इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द ओल्ड ग्रीको रोमन स्टाइल, ओल्ड ग्रीको रोमन स्टाइल that was re-established and reshaped as the new school of architecture during the period of Renaissance and Enlightenment in the Europe. ठीक है ना? When will the class end time, sir? The class end time will end around पता नहीं है ना, कभी भी खत्म हो सकती है क्लास, मे भी शायद 9 बजे खत्म हो जाए, शायद 9:30 बजे खत्म हो जाए। तो ये चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि अभी तक आप लोग कैसे और किस तरीके के ट्रेंड को या मेथड को फॉलो करते रहे हैं, आई डू नॉट नो दैट। लेकिन एवरीथिंग दैट कम्स नाउ, एवरीथिंग व्हिच इज ग्रेट दैट कम्स एट अ कॉस्ट। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ चाहिए, जो कि सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बल्कि बहुत सारे और भी सब्जेक्टिव चीजों को समझने में आपकी मदद करेगी, तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, है ना? टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। तो क्लास इज एक्चुअली नो, इट इज गोइंग टू एंड व्हेन द टॉपिक ऑफ टुडे इज गोइंग टू एंड। जब आज का टॉपिक खत्म होगा तब आपकी क्लास भी खत्म होगी, ठीक है? प्रिपरेशन के दौरान डोंट लुक ऑन द वॉच, डोंट लुक ऑन द क्लॉक कि कितना बज गया, अच्छा मुझे 3 घंटे हो गए क्या पढ़ते हुए, हाँ जी चलो उठ जाते हैं। नहीं, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ठीक है ना? सिलेबस पूरा हो गया, चैप्टर पूरा हो गया, तब उठ जाइए। घड़ी में कुछ भी बचता हो क्या फर्क पड़ता है, राइट? अभी आप लोग लगता है सही से एक्सपीरियंस बने नहीं है ना? एक्सपीरियंस बनिए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा, है ना, मजबूती के साथ तैनात करिए। तो दोस्तों यहाँ पर एनलाइटनमेंट का एज जो है, दिस वाज द पीरियड ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़ी जो है फिलोसफीज को प्रमोट करेंगे। यहां से दोस्तों याद रखिएगा, दिस विल बी द एज ऑफ नॉलेज, द एज ऑफ नॉलेज। ओके, दो तरीके की जो है नॉलेज के सोर्सेस माने जाते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज, ओके, एम्पिरिकल नॉलेज एंड द नॉलेज थ्रू द माइंड एंड इंटरेक्शन। देखो भाई, जब हम कहते हैं इंपिरिकल नॉलेज की बात, यानी इंपिरिकल मतलब क्या होता है? इंपिरिकल मतलब होता है अनुभव से, आपके खुद के अनुभव से। और जब हम कहते हैं मटेरियल नॉलेज, राइट, मटेरियल नॉलेज यानी कि जो मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं, ये होती है मटेरियल नॉलेज, ये होती है मटेरियल नॉलेज। यानी कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ किताब से, कुछ अपने विचार से, कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, और कुछ जो है इंस्टेंटली अगर कोई एग्जांपल याद आ गया तो उसको जोड़ करके, इस तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिसको आप अपने माइंड सेट में रिसीव कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। यही वो कारण होता है जिसकी वजह से हर एक टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं इन द पैरामीटर ऑफ, ऑन द पैरामीटर ऑफ द रिसीव और द रिसीवर ऑफ द नॉलेज। ज्ञान के, राइट, ज्ञान के रिसीव करने के मामले में हर स्टूडेंट बराबर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसका इंटरप्रिटेशन जितना मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आपका अपना भी दिमाग कर रहा है लगातार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना? और जो इंपिरिकल नॉलेज होता है दोस्तों, इंपिरिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? अनुभवजन्य नॉलेज, अनुभव से मिला हुआ ज्ञान। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई कॉलेज में बिठा करके और हिस्ट्री पढ़ाए, उस पर मुझे पीएचडी करनी पड़े, उस पर मुझे जो है थीसिस लिखनी पड़े, डॉक्टरेट की सब कुछ करना पड़े, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए है एक मटेरियल नॉलेज, मटेरियल। लेकिन वहीं पर अगर देखें कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊं टूरिज्म पर, और वहां पर देखूं, अपनी आंखों से देखूं कि अच्छा ये आर्ट है, ये आर्किटेक्चर है, ऐसे आर्ट और आर्किटेक्चर को अगर मैं उसके बारे में अपने क्यूरियोसिटी के साथ साथ अपने विजिट करने के एक्सपीरियंस से जान पाया, वो मेरा इंपिरिकल नॉलेज है, ठीक है ना? बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। अंशिका जी कहती हैं कि सर एक्सप्लेन द गॉथिक आर्किटेक्चर एंड ग्रीको रोमन स्टाइल। नो नीड टू एक्सप्लेन, जस्ट रिमेंबर द नेम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर लर्निंग एवरीथिंग from the Romans, from the Greeks, that means the Italians and the Greeks, then of course the Gothic architecture is nothing but the inspired architecture of the Western Europe. It is inspired from the old Roman buildings, old Greco-Roman buildings. Okay, so that is basically Gothic architecture. ठीक है ना? That is basically Gothic architecture. जिसमें जो है सबसे मशहूर आपको अगर एग्जांपल्स देखने को मिले तो ग्रेट बसिलिका, कितने लोगों ने सुना हुआ है ग्रेट बसिलिका का नाम? यस एवरीवन, ग्रेट बसिलिका, एनीबॉडी हु हैज हर्ड दिस नेम, है ना? बॉम बसिलिका, ग्रेट बसिलिका, या इंडिया में विक्टोरिया टर्मिनस की बिल्डिंग, या यूरोप में जो है इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड चर्च या इंग्लैंड चर्च, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? गॉथिक स्टाइल के, गॉथिक आर्किटेक्चर के। बाकी की चीजें जब हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, उसमें एक्सप्लेन करने की आपको, उसमें आपको समझने का पूरा मौका मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड का आर्किटेक्चर पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि पूछा ही नहीं जाता कभी भी, तो अभी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? यस अमितेश, एग्जैक्टली। दोस्तों इसके अलावा अगर ध्यान रखिएगा तो एनलाइटनमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनलाइटनमेंट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि जो नए थिंकर्स या नए आइडियोलॉजिकल स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने इंटेलेक्चुअल और रैशनल माइंडसेट को प्रमोट करने पर ज्यादा फोकस किया। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि धीरे धीरे जो है इंडिविजुअलिज्म, जहां सोचो, जहां मानवता या मानववाद की या ह्यूमनिज्म की बात हो रही थी कि आदमी के लिए, इंसान के लिए सब कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर के, थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर के क्या हुआ? अब बात होगी इंडिविजुअल की, कि सभी मानवों का, है ना, ऑल द ह्यूमंस दे कैन नॉट हैव द कॉमन इंटरेस्ट ना, दे कैन नॉट हैव द कॉमन वेलफेयर पॉलिसी, देयरफॉर द राइट ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। यस, सो वी कैन से दैट Renaissance and Enlightenment, these are like the
फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ रीचिंग फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न। अगर हम मध्यकाल से और आधुनिक काल में जा रहे हैं तो मध्यकाल से आधुनिक काल की तरफ जाने के लिए जो पहली स्टेयर है, पहली सीढ़ी है, वो कौन सी है? वो है रेनेसा, यानी कि पुनर्जागरण। और अंतिम सीढ़ी कौन सी रहेगी? अंतिम सीढ़ी तो हालांकि रिवॉल्यूशन वगैरह आएगी, लेकिन रेनेसा के बाद अगली सीढ़ी कौन सी है? व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेयर, दैट इज द एनलाइटनमेंट। जब रेनेसा हो जाएगा यानी कि अब आपका दिमाग खुल चुका है थोड़ा सा, नाउ यू विल रिसीव द न्यू नॉलेज। ठीक है, इसीलिए रेनेसा कहां हुआ? इटली में हुआ। लेकिन एनलाइटनमेंट या रिफॉर्मेशन कहां पर हुआ? इटली से जो बहते हुए आइडियाज थे, वो आइडियाज जब वेस्टर्न यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में पहुंचते हैं, वहां देखने को मिलता है एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस लाइज इन द आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है ना? अच्छा, द एनलाइटनमेंट फोस्टर्ड मतलब होता है स्ट्रेंथेंड। ओके, स्ट्रेंथेंड द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। जाहिर सी बात है, जब लोग सवाल खड़ा करने लगे, फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एक बहुत ही जबरदस्त एक थिंकर हैं, आप लोगों को पता होगा, उनका नाम है इमैनुअल कांट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम्स ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल? इनका सुना है क्या आपने? एनीबॉडी हु नोज द नेम इमैनुअल कांट? या कोई इनका नाम जानता है क्या? जॉन लॉके? या कोई इनका नाम जानता है क्या? चार्ल्स डे मॉन्टेस्क्यू? एनीबॉडी? पता है आपको ये सब लोग कौन है? दरअसल में ये सब लोग कौन है? ये सब लोग यूरोपियन सोसाइटी के कुछ थिंकर्स हैं। अब जैसे आपने देखा था कि इटली के रेनेसा के जमाने में जो लोग थिंकर्स हुआ करते थे, वही लोग स्कॉलर्स भी थे, वही लोग पेंटर्स भी थे, वही लोग आर्किटेक्ट थे, वही लोग इंजीनियर थे, सब कुछ वही थे। इसी तरीके से ये लोग जो है, इमैनुअल कांट, जॉन लॉकी, चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू, ये सब लोग कौन है भाई? यही लोग पॉलिटिकल थिंकर हैं, यही लोग सोशल थिंकर हैं, यही लोग स्कॉलर्स हैं, यही लोग फिलोसोफर्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, गॉट इट? इसका मतलब ये हुआ कि अब यूरोपियन सोसाइटी में इवन ऐसे लोग आ जाएंगे जो लोग राजाओं को भी मना कर देंगे कि ना, आप लोगों का भी पूरा अधिकार नहीं है रूल करने का। चर्च ने अपने अधिकारों को लिमिट कर दिया, आप लोग अपने अधिकारों को कब लिमिट करेंगे? यस एवरीवन, द नेचुरल राइट्स, है ना, नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। आपको याद होगा एक और भी फिलोसोफर है, अगर आपने नहीं सुना कभी तो मैं आपको बताता हूं। एक और फिलोसोफर है जिनका नाम है रूसो। राइट, रूसो भाई साहब जो है, ये कहते हैं कि इंसान जो है वो आजादी में पैदा होता है, लेकिन उसके बाद हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है। दैट मींस a man is born free, right? A man is born free, right? And afterwards he is chained everywhere, right? Chained everywhere. ध्यान रखिएगा, got it? तो ये जो है दोस्तों, right? ये जो है दरअसल में रूसो, राइट? आपने कभी नाम सुना होगा, राइट? कभी नाम सुना होगा, ध्यान रखिएगा। एक आप लोगों को एक्स्ट्रा भी चीज बताना चाहूंगा, जरूरी है आपके लिए जानना। दरअसल में जब स्पेलिंग्स की बात आती है ना, जितने भी स्कॉलर्स हैं, इन लोगों के नामों की स्पेलिंग्स ओरिजिनली कुछ और होती हैं। इंग्लिश में जब हम उसे ट्रांसलेट कर देते हैं या जब उसे हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो स्पेलिंग थोड़ी सी बदल जाती है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसका लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। गॉट इट? एटलीस्ट 2 या 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक सही स्पेलिंग तो होनी ही चाहिए। चलो, तो दोस्तों ये सब जो आइडियाज हैं, जहां पर, है ना, राजाओं को या राजाओं के साथ साथ जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स हैं, रिच क्लासेस हैं, सोसाइटी के लोगों को जकड़ के बैठे हुए हैं, अब उनके खिलाफ भी वॉइस रेज करने की शुरुआत हो जाएगी। अब एक बात समझिए, यस एग्जैक्टली ख्याति, एग्जैक्टली, जॉन जैक रूसो इज द सेम पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग हियर। एक बात समझिए जरा कि जब मैं कहता हूं कि चर्च के डोमिनेंस के खिलाफ वॉइस उठाने की जरूरत पड़ी, तब उसके खिलाफ उठाई गई। जब राजाओं का डोमिनेंस हो गया तो राजाओं के खिलाफ वॉइस उठाई गई। एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है, इसमें रेनेसा में चर्च को टारगेट किया गया था, लेकिन एनलाइटनमेंट और रिफॉर्मेशन में चर्च के साथ साथ स्टेट को भी टारगेट किया गया दोस्तों। और इतना ही नहीं, जब चर्च को टारगेट कर रहे थे तो स्कॉलर्स ने और एजुकेटेड क्लासेस ने राजाओं को, व्यापारियों को अपना दोस्त बना लिया था, हाँ कि ना? यस ना? उसी तरीके से जब ये लोग राजाओं को टारगेट करते हैं तो राजाओं को टारगेट करेंगे तो थोड़े से लिबरल चर्च, कुछ ऐसे चर्च का कुछ वो सेक्शन, चर्च का वो सेगमेंट जो थोड़ा लिबरल होगा, थोड़ा उदारवादी, वो सेगमेंट जो थोड़ा रिलीजन को कम और पब्लिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, रिलीजन को कम, बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, रिलीजन को कम, लॉजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, उस सेक्शन के साथ ये जितने भी स्कॉलर्स हैं वो लोग थोड़ा सा कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यही वो समय रहेगा जब आपको सोसाइटी में रिलीजन, वो जो सिंगल रिलीजन चल रहा था, वो सिंगल रिलीजन जो है वो 2 फाड़, यानी कि 2 अलग अलग सेक्ट में जो है वो डिवाइड होना दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना? गॉट इट एवरीवन? और दूसरी बात ये भी है कि जिसका 2.5 घंटे में पेशेंस जवाब दे जा रहा है, तो बेटा आप लोग योग और मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा, है ना? इस तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कितना आज कितना कल, ये सब चीजें आपके बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, इसीलिए आपके पास चॉइस है। अगर आप 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास देख करके आपका सर दुखने लगा या आंखें दर्द होने लगी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन पढ़ाई से अगर जी चुराएंगे ना, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपका सिलेक्शन वगैरह भूल जाइए फिर। और मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा एकदम फैक्चुअल, भले ही थोड़ी कड़वी सी लगे बात आपको,
लेकिन हमेशा एकदम बिल्कुल अपफ्रंट चीजें रखता हूं कि जिसको अगर मजे के साथ कंफर्ट जोन में रहते हुए कलेक्टर की कुर्सी चाहिए, नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट इट, यू विल नेवर गेट इट। तो कंफर्ट जोन को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, ठीक है ना, गॉट इट। अगर ड्रीम बड़ा है तो सैक्रिफाइस भी बड़ा ही होगा। फालतू के ना इस तरीके की बातें जो है वो सिर्फ मजे में आती हैं, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय का प्रभाव। अब अगर देखें, राइट, अब अगर देखें चैलेंज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, आप सोचो जरा सोचो, ज्ञानोदय का प्रभाव कहां पड़ेगा। पहले क्या हुआ था, पहले जो है एक ऊपर का सेक्शन, द टॉप मोस्ट सेक्शन, जहां पर मैं चर्च की बात करता हूं, सिर्फ इनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था। उसके बाद चर्च से नीचे आते जो है ये जो है नॉलेज किसको मिलता है, ये नॉलेज मिलता है सिटी स्टेट्स के रूलर्स को, मर्चेंट्स को, अपर मिडिल क्लास, राइट, अपर मिडिल क्लास, ठीक है ना। लेकिन अब यहां से जब, है ना, ये कब की बात हो रही है भाई, दिस इज द मेडिवल एज, मेडिवल, दिस इज द एज ऑफ रेनेसां, राइट, रेनेसांस। और अब इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा आपका द नॉलेज विल बी, राइट, द इम्पार्टमेंट ऑफ नॉलेज एंड मॉडर्न थॉट्स टू द मिडिल क्लास, टू द मिडिल क्लासेस, ओके एवरीवन। तो अपर क्लासेस से हट करके मिडिल क्लासेस में आ जाएगी, और ये क्या रहेगा दोस्तों, दिस विल बी द एनलाइटनमेंट एंड द एरा ऑफ नॉलेज। आई बात समझ रहे सभी लोगों के, ठीक है ना। सब लोगों को मेरे ख्याल से क्लैरिटी के साथ चीजें क्लियर हो चुकी, समझ में आ चुकी हैं कि किस तरीके से 13th 14th सेंचुरी के आसपास चीजें शुरू होती हैं और धीरे धीरे हम लोग 17th 18th सेंचुरी में आ चुके हैं। और अब दोस्तों 17th 18th सेंचुरी में आप देखिएगा कि मॉडर्न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है, गवर्नमेंट्स को चैलेंज करने की शुरुआत हो जाती है, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी के जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, सोसाइटी की जो वैल्यू सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिसको कहते हैं, या पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सोचो जरा कितना अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जब मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने अपने आप को पावरफुल बना लिया इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, तब उन्होंने अपना हक मांगा, पार्टिसिपेशन मांगा एडमिनिस्ट्रेशन में, अथॉरिटी में, गवर्नमेंट में। उसी तरीके से जब मिडिल क्लास अपने आप को एनलाइटनमेंट और अपने आप को जो है नॉलेजेबल बना लेगी, तब ये लोग भी अपना हक मांगेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, कहां, गवर्नमेंट चलाने में, अथॉरिटी स्टैब्लिश करने में। और इनका साथ कौन देगा, इनका साथ देगा लोअर मिडिल क्लास। कौन सा क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो और भी गरीब लोग हैं। और ये सब मिलकर के क्या कर देंगे, राजाओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ बड़ी बड़ी क्रांतियां कर देंगे, जैसे कि फ्रांस के राजा के खिलाफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूलर के खिलाफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर बड़े बड़े मर्चेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के डोमिनेंस के खिलाफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जैसे कि रशिया में एक ऑटोक्रेटिक जार के खिलाफ रशियन रिवॉल्यूशन, राइट। तो कुल मिलाकर के एज ऑफ रिवॉल्यूशंस हमें देखने को मिलने लगेगा। लेकिन दोस्तों उसी एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, उसी एज ऑफ रिवॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा, एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन जिसके मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप सो। एज ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको मैं कह रहा हूं, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ही नहीं होता, राइट। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के साथ साथ जो है ना, सोशल, राइट, सोशल, है ना, इंडस्ट्रियल, अलग अलग जो है वो रिवॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग रिवॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, गॉट इट। तो ये अगर देखेंगे इसका एग्जांपल, है ना, इसका एग्जांपल है सपोज की ग्लोरियस, है ना, सोशियो पॉलिटिकल मिक्स करके, दैट इज अ फ्रेंच, इंडस्ट्रियल इन यूके, पॉलिटिकल इन यूएस, राइट, हर जगह। तो कहीं ना कहीं इतना तो क्लियर ही हो गया होगा सब लोगों को कि किस तरीके से एक के बाद एक अगला स्टेप, अगला स्टेप। तो अगर हम देखें, ये कोई डायग्राम है, सपोज ये डायग्राम है दोस्तों मेडिवल से मॉडर्न की तरफ जाने का, है ना। तो इसमें अगर मैं कहूं कि ये पहली सीढ़ी है, राइट, ये पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी और पांचवी सीढ़ी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको समझना रहेगा कि अलग अलग सीढ़ियों में पहली सीढ़ी कौन सी है, दिस इज, राइट, दिस इज द एज ऑफ रेनेसां, राइट, रेनेसां। अब ये बोर्ड क्या ड्रामे कर रहा है भाई, अपने आप ही लाइंस खींच रहा है ना। उसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी कौन सी है दोस्तों, दिस इज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ओके, एनलाइटनमेंट। तीसरी सीढ़ी कौन सी है, तीसरी सीढ़ी जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिस इज द एज ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है ना, रिफॉर्मेशन। ये कौन सी है दोस्तों, ये है आपकी रिवॉल्यूशंस, राइट, रिवॉल्यूशंस। और ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन एंड नेशनलिज्म। तो आप समझ जाइएगा कि अलग अलग स्टेयर्स, अलग अलग सीढ़ियां जो हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रिफॉर्मेशन के फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों, रिफॉर्मेशन के फीचर्स होते हैं कि जब हम एनलाइटनमेंट की थ्योरी या एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट को कहीं कहीं पर या किसी किसी कंटेक्स्ट में इंप्लीमेंट भी किया गया, जैसे कि चर्च में रिफॉर्मेशन होता है, प्रोटेस्टेंट आपने नाम सुना होगा, एंग्लिकन, है ना, इस कैल्विनियंस, इस तरीके के अलग अलग सेक्ट बन जाते हैं चर्च में, धार्मिक सुधार होते हैं यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर जो है वो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यूरोप में एक
ट्रेडिशन चलता था, विच हंटिंग कहते थे उसको। कुछ महिलाओं को जो है चुड़ैल या विच बता करके और सबके सामने उनको पत्थर मार मार करके मार डाला जाता था। इस तरीके के ट्रेडिशंस यूरोप में चलते थे, उसको बंद करवा दिया गया। या फिर आप लोगों ने द लेटर ऑफ राइट, मेरे ख्याल से एक शब्द, कोई पर्टिकुलर टर्म होता है जिसमें कि चर्च के सामने आपको खुद को गिल्टी प्रूव करना होता है और चर्च आपको एक लेटर इश्यू करता है जिससे कि आपके सभी पाप जो है वो खत्म माने जाते हैं। ऐसे पाप खत्म करने के बदले में राइट, जो प्रीस्ट वगैरह या पुजारी वगैरह होते थे वो बहुत एक्सप्लॉइटेशन करते थे, बहुत अब्यूज करते थे। राइट, तो ऐसे जो राइट इस तरीके के जो लेटर्स इश्यू करने वाला सिस्टम था वो सब भी हटा दिया गया, बंद कर दिया गया रिफॉर्मेशन में। तो रिफॉर्मेशन में काफी सारी चीजें होती हैं। अब इस रिफॉर्मेशन की वजह से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं कि उनका राजा उनकी भलाई करेगा, लेकिन राजा तो पैसे लूटने में बिजी चल रहा है। चर्च के साथ उसने साठगांठ कर ली है, क्योंकि अब राजा जो है आम जनता से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता। राजा, रिच क्लास और चर्च सब मिल चुके हैं और इन सब के खिलाफ जो है, इन सब के खिलाफ क्या होता है, इन सब के खिलाफ कॉमन पब्लिक रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति कर देगी। क्या कर देगी? क्रांति। और क्रांति के बाद तो फिर लगातार चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है ना। एक क्रांति होगी, उससे अगर रिजल्ट नहीं आया दूसरी क्रांति होगी, उससे रिजल्ट नहीं आया तीसरी होगी, और धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि ये जितनी भी बार हम लोग चीजें सेटल कर रहे हैं क्यों फेल हो जा रही है। तो कुछ लोग उसमें अपने कॉमन इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू करेंगे और वही एक दिए हुए इलाके में कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, इसके बेसिस पर देश बनेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन होगा और नेशनलिज्म की शुरुआत होगी। इंटीग्रेशन ऑफ द स्पार्स्ड एंड द स्कैटर्ड नेशनल आइडेंटिटीज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गॉट इट एवरीवन? यहां तक सभी लोग को अच्छी तरीके से क्लियरिटी अगर मिल चुकी है तो यही सब चीजें हैं जो आपका बेसिक तैयार करती हैं, आपकी थ्योरी तैयार करती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं यानी कि इंसिडेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने रहेंगे। लोगों में अगर बात करें, जैसे कि एक आते हैं, है ना, देकार्त। ओके, देकार्त। देकार्त क्या कहते हैं भाई? देकार्त जो है वो ज्ञान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये फिलॉसफी है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे होने का सबूत क्या है, तो उन्होंने बताया कि देखो मैं सोच रहा हूं, यानी कि मेरा दिमाग जो है वो यूज हो रहा है, शरीर तो सोच नहीं सकता, है ना। उस टाइम पर दरअसल में ब्रेन वेन का ऐसा कुछ नहीं था सिस्टम, तो आत्मा से जो है उन्होंने सोचा कि हमारी जो सोल है वो हमारे आइडियाज और थॉट्स को परसीव कर सकती है, इसलिए अगर मैं सोच रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं हूं, ठीक है ना। देकार्त ने एक और चीज बड़ी मशहूर कही, बहुत बेहतरीन एक इन्होंने फिलॉसफी दी थी। इन्होंने कहा दैट वी शुड बी राइट, वी शुड बी थिंकिंग ओनली वन थिंग, दैट इज आई एम द रियलिटी, मैं एक सत्य हूं, और दूसरा सत्य जो है वो भगवान है। दूसरा सत्य कौन है? भगवान है। उन्होंने ये कहा कि देखो मेरी जो सोचने की काबिलियत है उससे ये पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ तो है जो सोच रहा है, यानी कि मैं तो डेफिनेटली हूं, बाकी कोई भी नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है। हर वो इंसान जिसके पास एक थॉट नहीं है, जिसके पास एक सोचने की शक्ति नहीं है, वो दरअसल में है ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और भगवान जो है वो भी है, ही इज ऑल्सो देयर। कैसे? उन्होंने कहा देकार्त ने कि मैं जो सोच सकता हूं या मैं जो जान सकता हूं वो एक लिमिट तक ही जान सकता हूं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि नॉलेज जो है वो उतनी ही है जितनी कि मेरी लिमिट है, क्योंकि जो मैं आज नहीं जानता हो सकता है मैं कल जानूं। इसका मतलब कि वो नॉलेज थी तो वही, लेकिन मैं नहीं जानता था। तो आज भी अगर मैं मर रहा हूं, अंतिम दिन है मेरा, तो फिर जितना ज्ञान मेरे पास है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान तो होगा ही होगा, और कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो वो सारा का सारा इनफाइनाइट नॉलेज रखता होगा अपने पास, वही भगवान है, वही गॉड है, ठीक है ना। तो इस तरीके की सोचो जरा, आप में से जितने लोग आया होगा। हाँ जी, अभी आप लोगों की वॉइस आई क्या? अभी नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर आई थिंक सो। यतेंद्र पाल जी, मैं वायर वायर पे नहीं, देखो मैं तो अभी भी देखो, अभी भी वायर पे खड़ा हूं, लो भैया, अभी भी वायर पे खड़ा हूं। इसीलिए कहा जाता है ना कि देखो अभी हम लोग फिलॉसफी की क्लास नहीं ले रहे हैं, राइट, है ना। अरे भाई, कुछ लोग कहते हैं ऑल ओके, कुछ लोग कहते हैं कि नॉट ओके, राइट। बजिंग साउंड है कि क्या है, आई थिंक ठीक है। तो यहां पर अगर देखें, राइट, अभी सब ठीक है ना, अभी सब ठीक है। तो देखो क्या होता है कि यूजुअली फिलॉसफी जो है, राइट, फिलॉसफी जो है ये दरअसल में क्या होती है, राइट, ठीक है, एक सेकंड मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं। हाँ जी, तो आई थिंक अभी आप लोगों को सभी को वॉइस प्रॉपर्ली आ रही होगी, आई होप सो, ठीक है ना। यस, क्लियर, ठीक। ऑलराइट, तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से ध्यान ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि मैं बता रहा था आप लोगों को भगवान के बारे में कि भगवान क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा रही जाता है जो हमारे नॉलेज के बियॉन्ड होता है और जो सबके सब जो है जानते हैं, है ना। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि मेरे सभी नॉलेज के बियॉन्ड जितना भी नॉलेज है उसे जानता होगा, और इसका मतलब कि वही जो है वो भगवान हो सकता है, वही भगवान हो सकता है। तो इस तरीके से
सोचो जरा, मैंने क्यों कहा था कि ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट है या ज्ञान उदय है? ज्ञान उदय क्यों बोला मैंने? सोचो जरा, क्या ये सचमुच में ज्ञान की बात नहीं है क्या? क्या ये ज्ञान की बात नहीं है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अगर हम लोग पेशेंस के साथ और बिल्कुल तसल्ली के साथ चीजों को सुनेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। गॉट इट? जो कि आपको पता ही है, यूपीएससी में, एसए में, निबंध में, आजकल निबंध के पेपर में एग्जैक्टली वही वही बातें पूछी जा रही हैं जो कि हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के बड़े बड़े फिलोसोफर्स बोलकर चले गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी चीज को। मॉन्टेस्क्यू दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉन्टेस्क्यू जो है, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर का। इन्होंने कहा था कि भाई, है ना, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सारी की सारी पावर्स एक राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा तो था कि राजा ठीक है, राजा होना चाहिए, लेकिन पावर्स उसके पास इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। बिल्कुल दे सकते हैं सोनाली, एब्सोल्युटली। जॉन लॉके दोस्तों, जॉन लॉके जो है, ये लिबरलिज्म या उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। लिबरलिज्म या उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। इनके हिसाब से सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं और हर किसी के पास एक नेचुरल आजादी होनी चाहिए। ठीक है ना? गॉट इट? इसी तरीके से आइजैक न्यूटन दोस्तों, न्यूटन भी जो है इसी युग के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। और न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं कि कुछ ऐसे साइंटिफिक लॉज हैं, नेचर, आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ नेचर। न्यूटन के हिसाब से कुछ ऐसे सृष्टि के नियम होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि द लॉ ऑफ फ्लूइडिटी, द लॉ ऑफ फ्लूइडिटी, द लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि द लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जैसे कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? तो अलग अलग तरीके के इन्होंने कुछ नेचुरल लॉज बताए और दोस्तों इसी वजह से न्यूटन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया। हालांकि जब हम लोग थोड़ी गहराई में उतर जाते हैं और साइंटिफिक थियोरीज को माइक्रो लेवल पर, नैनो लेवल पर जाकर के ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब न्यूटन का जो फिजिक्स है वो थोड़ा कमजोर पड़ने लग जाता है। लेकिन अगर हम लोग बाहर की जो हमारे अगल बगल के क्लासिकल विजिबल चीजें जो हैं, फिजिकल चीजें जो हैं, यानी कि इन सभी चीजों को हम अगर कंसीडर करें तो न्यूटन को हम मान सकते हैं दैट ही वाज द पायनियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है? तो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, राइट, मॉडर्न यूरोप में, आधुनिक यूरोप में, आधुनिक विश्व में क्लासिकल फिजिक्स का अगर कोई पायनियर है तो वो कौन है दोस्तों? वो है न्यूटन, जो कि हमारे स्थूल जगत में, मैक्रो वर्ल्ड में, विजिबल फिजिकल वर्ल्ड में उसने कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस बता दिए जो नेचर फॉलो करता है। इसी तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी पूरी की पूरी, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इनके नाम और इनके जो बेसिक इवेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? गॉट इट एवरीवन? अब आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेल मी। ठीक है, अपने अपने डाउट्स पूछे फटाफट से। कोई आपके डाउट्स होंगे, कोई सवाल, कुछ भी एज सच